नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आंचल है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम कोडिंग पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फुल स्टैक की सीरीज को, जो आपको पता ही है कि फुल स्टैक का फ्री कोर्स होने वाला है, जिसमें हम सारी चीजें एंड टू एंड कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपने HTML को। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, मोंगोडीबी एंड हमारा एक्सप्रेस जेएस, इनको हम अपनी सीरीज में कवर करने वाले हैं। और इनके साथ साथ हम प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो, ई-कॉमर्स वेबसाइट, जॉब पोर्टल, सारी चीजें हम बनाने वाले हैं। तो आपको इस सीरीज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और आपको भी जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिस मोटिवेशन से, जिस पावर से मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसी पावर से आपको पढ़ना है। जैसे मैं आपको लगातार 2.5 घंटे पढ़ा रही हूँ या 2 घंटे पढ़ा रही हूँ, उसी तरीके से आपको एक कोने में लैपटॉप लेके, अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना है और आपको पढ़ना भी है। अगर मैं 2 घंटे में आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको लेक्चर में 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी करोगे, आप नोट्स भी बनाओगे, सारी चीजें करोगे। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि क्या नोट्स बनाने चाहिए, तो वो आपके ऊपर बात है कि आपको नोट्स बनाने हैं या आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, वो आपके ऊपर बात हो जाएगी। ठीक है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने HTML को। तो HTML क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, VS कोड में कैसे यूज होगा, क्या क्या एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें कैसे होंगी, सब इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। और कोशिश तो मैं यही करूंगी कि HTML इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूं, और हो भी जाएगी। HTML को इतना बड़ा काम नहीं है कि आपको 4-5 वीडियो में करना पड़ेगा, वो तो आपकी एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं होती। और अगर आप बिगिनर हो, आपको बिल्कुल नहीं पता HTML क्या होता है, कैसे मैं स्टार्ट करूं, तो यही वीडियो आपके लिए है, यही आपके लिए है। यहाँ से आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर सकते हो अपनी कोडिंग जर्नी की। अगर आप पर कुछ भी नहीं आता तो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना, मतलब अगर आपको ये भी नहीं पता कि कोडिंग का C क्या होता है, तो मैं वो आपको सिखा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। बिना किसी देरी के चलते अपने लेक्चर पर और स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी कोडिंग जर्नी को, जिसमें हम फुल स्टैक फ्री कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने HTML से। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे स्क्रीन पर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है मोटिवेशन की बात। जब भी आप कुछ चीज पढ़ते हो, क्योंकि पढ़ने से पहले ही क्या होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को नींद आ जाती है, क्योंकि उनका मन ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो मोटिवेशन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज सोचनी है, क्या पर्पस है आपका कि आप इस कोर्स को कर रहे हो, क्या पर्पस है आपका, क्या रीजन है कि आप ये कोर्स कर रहे हो। वैसे सबका रीजन एक ही होता है, जो भी यहाँ पे पढ़ने आ रहा है उसका रीजन एक है कि मुझे चाहिए जॉब। तो जॉब हमारा क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जॉब जॉब चाहिए, मुझे इसके बाद जॉब चाहिए, मुझे मुझे फुल स्टैक की जॉब चाहिए, मुझे फ्रंट एंड की जॉब चाहिए, या फिर मुझे बैक एंड की जॉब चाहिए, वो आपके ऊपर बात होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सब जॉब के लिए कर रहा हूँ। तो अगर मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ तो मुझे कंप्लीट करना है। आज मैं अगर 2 घंटे के लिए बैठा हूँ तो मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करना है। ऐसा आपका ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर 2 घंटे की वीडियो है तो मुझे 2 घंटे बैठना है आज। चाहे चाहे मुझे कुछ भी काम हो मेरा, मैं बाद में कर लूंगा, बट सबसे पहले प्रायोरिटी मुझे इसको देनी है, क्योंकि मुझे कोई और चीज मुझे पैसे कमा के नहीं देगी, मुझे ये चीज पैसे कमा के देगी। तो इसलिए आपको ये करना होगा। सबसे पहला मोटिवेशन है आपके लिए। दूसरा आपका क्या है, डिसिप्लिन होना जरूरी है आपके लिए। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, तीनों का मतलब एक ही है। कंसिस्टेंसी से चलोगे तो डिसिप्लिन में अपने आप आ जाओगे, डेडिकेशन में अपने आप आ जाओगे। अगर डिसिप्लिन से चलोगे तो कंसिस्टेंसी से चलना पड़ेगा। तो सारी बात एक ही चीज है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो या कॉलेजेस में जाते हो, पहले आप स्कूल में जाते थे तो वहां पे क्या होता था, एक डिसिप्लिन होता था कि आपको अगर कोई लड़की है तो उसको 2 चोटी में जाना है। ठीक है, अगर बॉयज है तो उनको शर्ट बाहर निकाल के नहीं जानी, शर्ट अंदर करके जानी है। तो ये एक डिसिप्लिन होता था। ऐसे ही अब भी आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है कि मुझे इस डिसिप्लिन में रहना है कि मुझे आज 2 घंटे बैठ के ये काम करना है, तो वो मुझे करना है। ठीक है, तो ये भी एक मोटिवेशन में आ जाता है। थर्ड है आपका, आपको क्या रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना है। अब ये एटीट्यूड आता कैसे है, ये एटीट्यूड ऐसे आता है कि
आपको ध्यान रखना है कि अब मुझे पता है कि कोई एकदम नहीं प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता कि एकदम से सारी चीज सॉल्व करने लग जाए, क्योंकि जब मैंने कोडिंग सीखी थी तो मेरे पे बिल्कुल सॉल्व नहीं होता था, मेरे पे तो एक लूप भी नहीं चलता था। अब ये लूप क्या होता है अगर आप नहीं है तो नहीं पता, तो कोई बात नहीं। तो जब मैंने कोडिंग सीखी थी तो मुझे नहीं पता, मुझे इफ एल्स नहीं समझ में आ रहे थे, और अब मुझे इतने आसान लगते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक हलवा है। तो ऐसे ही आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमारा दिमाग में ये होना चाहिए कि हम प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्वर खुद बन जाओगे, खुद एटीट्यूड आना शुरू हो जाएगा आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है। फोर्थ, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए एंड वाईफाई होना चाहिए। वाईफाई नहीं है तो नेट भरपूर होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब लैपटॉप की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप उसमें कोडिंग करते हो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप सोच रहे हो मैं मोबाइल में कर लूं, मोबाइल में चीजें हो जाती हैं कैसे करके, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, कोई ऐप डाउनलोड कर लो, सारी चीजें हो जाती हैं। बट आप कंपनी में अगर जाओगे, आप किस लिए कर रहे हो ये काम, जॉब पाने के लिए कर रहे हो। अब जॉब में जाओगे वे फोन पे तो सारी चीजें कराएंगे नहीं, वे चीजें कराएंगे लैपटॉप पे, और आपका हाथ ही नहीं चल रहा टाइपिंग पे, तो क्या होगा, तो आप पर नहीं हो पाएगी टाइपिंग, आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ एक लैपटॉप ले लो। अगर नहीं है, किसी का बजट नहीं है, तो वो हाँ अभी कोशिश कर सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा फोन पे सीख ले, अगर वो फर्स्ट ईयर में है। अगर कोई स्टूडेंट सेकंड या थर्ड ईयर में और अब स्टार्ट कर रहा है तो आपको लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी जॉब में जाना है। अगर जॉब में नहीं जाना है तो आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, काफी फ्रीलांसिंग वर्क होते हैं। अब आप देख रहे होंगे सब क्या कर रहे हैं, सब अधिकतर अपने काम की वेबसाइट बना रहे हैं। जितने भी लोग की शॉप्स है या फिर कोई जोमेटो है, स्विगी है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये अपनी एक वेबसाइट बना रही है, तो सब यही काम कर रही है। तो आप यहाँ पर अपना अपवर्क वगैरह पर जाकर, फाइवर वगैरह पर जाकर अपना काम डाल सकते हो और उन्हें बता सकते हो हमारे पे काम आता है, और वो आपको प्रोजेक्ट्स दे देंगे। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज हो जाती है हमारे कोडिंग में। तो ये सारी चीजें को आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद अपनी इस कोर्स को स्टार्ट करना है। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। दो चीजें सबसे ज्यादा मस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए, लैपटॉप एंड वाईफाई। जब भी आप कर सकते हो, और साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठना। अब नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, बट जो अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं ना, उनका अलग ही मजा होता है, उनका अलग ही बात होती है। जब आप अपने हाथों से बैठ के नोट्स बनाओगे तो चीजें याद रहेंगी, चीजें समझने में आसान रहेंगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अपने नोट्स बनाना ज्यादा अच्छा रहता है। अब क्वेश्चन क्या होंगे आपके कोर्स रिगार्डिंग, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, मैंने अभी पहले भी बताया था, शुरुआत में ही बताया था, हम HTML पढ़ रहे होंगे जो आज हम कंप्लीट कर देंगे। CSS हम पढ़ रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे होंगे, रिएक्ट जेएस हम पढ़ रहे होंगे, नोड जेएस हम पढ़ रहे होंगे, एक्सप्रेस जेएस हम पढ़ रहे होंगे, देन मोंगोडीबी भी पढ़ रहे होंगे। बट साथ के साथ हम प्रोजेक्ट्स भी बनाते जा रहे होंगे। HTML CSS के साथ एक प्रोजेक्ट बनेगा, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ 4 प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब मैंने अनाउंस किया था कि मैं ये कोर्स ला रही हूँ, तब मैंने आपको बताया था। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, और हम जब फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें भी हम 3 प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, तो वो प्रोजेक्ट भी मैंने वहां पर बता रखे हैं। और मैंने ये भी कह रखा है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसी पर आपके लिए बाद में जाके प्रोजेक्ट के वीडियो बना दूंगी। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। रेज्यूमे वगैरह के लिए मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जैसे कि रेज्यूमे अगर आपको बनाना नहीं आता, आप बिगनर्स हो, सबकी वीडियोस देख लिया, नहीं समझ में आ रहा, तो अगर आपको पर्सनली पूछना है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और वैसे आपके लिए अगर आप कहोगे कि लाइव आके बता दो सारी चीजें, कि लाइव आके मुझे बता दो कि कैसे रेज्यूमे बनता है और कैसे क्या काम होता है, अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स के या 30 स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ गए हैं कि रेज्यूमे के ऊपर या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर एक लाइव सेशन करो, तो लाइव सेशन रख लेंगे हम। और अगर नहीं आता तो मुझे बता देना कि अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे आपको डेकोरेट करना है, क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए। वैसे लाइव सेशन में ज्यादा समझ में आता है तो इसलिए लाइव सेशन अच्छा रहता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे तो मैं पक्का आपके लिए लेके आऊंगी। और वो मेरे ऊपर बात है कि मैं कब लेके आऊंगी, कब मुझे रहेगा। वैसे फ्रंट एंड के बाद अगर मैं सिखाऊं ये चीजें तो ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारे पास कुछ स्किल्स होगी, कुछ एजुकेशन होगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा जो हम उसमें डाल सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम उसमें डाल सकते हैं। तो इसलिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नीचे का कमेंट बॉक्स खाली रहता है, ज्यादा भरा हुआ नहीं रहता, तो देखते हैं कितना कमेंट बॉक्स में आप भरते हो।
अब आ जाती है हम नोट्स और सोर्स कोड मिलेगा क्या, सोर्स कोड मिलेगा क्या। तो नोट्स की बात मैंने बता दी कि नोट्स आपको मिल रहे होंगे, बाकी आपकी मर्जी, आप खुद से बनाओ ना बनाओ। एंड अब आ जाते हैं सोर्स कोड पर। सोर्स कोड मैं आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करी हूंगी, बट हाँ, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सोर्स कोड वहां से मैं दे दूंगी। अब मैं यहाँ पे इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, बट आप सोच रहे हो इंस्टाग्राम पर अगर आप भेजोगे तो भी तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कॉपी पेस्ट करने के लिए ही मांग रहे हो मेरे से सोर्स कोड, तो मैं दे दूंगी, उसमें कोई वैसी बात नहीं है। और कब तक कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। देखो, फ्रंट एंड में आपका 1 महीना लग जाएगा, उसके बाद बैक एंड में भी आपका 1 महीना लग जाएगा, उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो मान लो 3-4 महीने पूरे कोर्स में लगेंगे। और इतना तो जब आप पैसे देते हो कहीं पर, जब आप कोई कोर्स को परचेज करते हो, तो वहां पे भी आपको 3.5-4 महीने का कोर्स ही वो मिलता है। तो इतना ही टाइम हम लगा रहे होंगे, और कोर्स बहुत अच्छा है, फ्री कोर्स है, जल्दी जल्दी आ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और किस टाइम लेक्चर्स आ रहे होंगे, तो सुबह को एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब कि ऑल्टरनेट डेज पे सुबह के टाइम 8:30 या 9 बजे आपका लेक्चर आ जाएगा। 8:30 से 9 के बीच में आपका लेक्चर आ जाएगा। जैसे कि आपकी वीडियो आ जाइए ये 8:30 बजे, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी बीच वाला दिन छोड़ के, मतलब नेक्स्ट डे छोड़ के अगले दिन आ रही होगी। एक दिन का गैप क्यों दिया है, एक दिन का गैप इसलिए दिया है कि ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को अगर किसी दिन काम हो, एक दिन काम हो, या फिर मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, अब मैं क्वेश्चंस भी दूंगी होमवर्क के लिए, वो भी आपको करने होंगे। तो एक दिन आप बैठ के उस लेक्चर को कंप्लीट कर लो, सेकंड डे आप वे क्वेश्चंस कर लो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। HTML CSS में तो आपको कम कम टाइम लगेगा, ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा, पर जब जावास्क्रिप्ट आ जाएगी ना, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मुझे पता है, कि छोड़ के भाग जाएंगे कि अब हमारे बस की नहीं हो रहा, ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स हो रहे हैं, हमारे पे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, वरना नहीं होएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम अगर करेंगे तो हमें सारी चीजें करनी है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट तक आ जाते हो तो आप आधी चीजें निपटा लेते हो अपनी, क्योंकि जब नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस की बात आ जाती है, ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म नोड जेएस होता है, एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी हम सीख जाते हैं ये चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान होती है, ठीक है। अब ये चीजें मुझे बतानी इसलिए जरूरी है ताकि आप बिल्कुल इस पे फोकस कर पाओ अपने फुल स्टैक के कोर्स पे, ताकि आप सोच पाओ कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जब दीदी पे नहीं हो रहा था, जब दीदी पे फॉर लूप नहीं चल रहा था, इफ एल्स नहीं हो रहा था, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। जब ये दीदी मुझे समझा रही है अब बैठ के यहाँ पर, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब आ जाते हैं हम फुल स्टैक के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलो, ये तो होता ही है कि HTML क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये तो हम समझेंगे ही। बट सबसे पहले मैं आपको एक फाइल बनाना सिखाऊंगी, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी VS कोड कैसे डाउनलोड होता है, और उससे पहले मैं ये बताऊंगी क्या इसके अलावा भी हम कहीं पर कोड कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने ब्राउजर पर, ठीक है। तो ब्राउजर पर आने के लिए मैंने ब्राउजर को कर लिया है ओपन। अब ब्राउजर को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक replit.com करके हमारी एक वेबसाइट होती है, इस पर चली जाऊंगी, ठीक है। तो ये एक रेपलिट की वेबसाइट है हमारे पास, यहाँ पर हम साइन अप फॉर फ्री कर सकते हैं, अगर हम करना चाहे तो, वैसे हम करेंगे तो साइन अप फॉर फ्री कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने साइन अप नहीं किया, मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगी यहीं पर, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, कनेक्शन हमारा हो रहा है यहाँ पर, ये रहा हमारा, मैं इसको गूगल से ओपन कर रही हूँ अपने। तो थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे अभी ये देखो सर्वर चल रहा है। तो आपको भी मेरे साथ साथ ऐसे ही काम करते रहना है, ये नहीं सोचना कि मैं बाद में कर लूंगा, ये कर लूंगा, अगर बाद में करोगे तो बाद के लिए ही रह जाओगे। तो ये ओपन हो गया है क्रिएट रेपल, यहाँ पे मैंने एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट की क्रिएट कर रखी है, या फिर इस पे चले जाते हैं क्रिएट रेपल पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम भी लगता है। ऑल रेपल्स हमारी अगर यहाँ पे क्रिएटेड भी होंगी वो हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो एक बार और बैक कर लेती हूँ मैं यहाँ पे जाके कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी दूसरी पर आ गई हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ replit.com। तो ये मेरी दूसरी वाली वेबसाइट है, यहाँ पे चले जाती हूँ, सॉरी वेबसाइट कह रही हूँ, मेरी ये दूसरी ईमेल है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। साइन अप फॉर फ्री कर लेते हैं। तो कभी कभी किसी किसी ईमेल में दिक्कत हो जाती है, अगर हम पहले से उसको करके रखते हैं या फिर कुछ करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे हम साइन अप कर रहे हैं, ये रूट वगैरह सब सीखेंगे हम कि ये काम कैसे हो रहा है वेबसाइट पर, क्योंकि ये भी तो एक वेबसाइट है ना। ये जो चीजें आ रही हैं ये कैसे आएंगी, अभी तो बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि
जब हम पूरा एक चीज़ सीखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे इनका मतलब, बट एक-एक चीज़ का मतलब समझ जाओगे पूरा फुल स्टैक सीखने के बाद। कुछ भी इतनी सी भी वो नहीं रहेगी मिसअंडरस्टैंडिंग की कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। सारी चीज़ें बहुत आसान लगेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे हमने कर दिया है क्रिएट रेपल, तो थोड़ा टाइम लग ही रहा है इसमें, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्रिएट रेपल, यहाँ पर चले जाते हैं। अब हमारे से पूछा है कौन-सी के लिए, कौन-सी लैंग्वेज के लिए क्रिएट करना है, तो एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस के लिए कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे, मैं यहाँ पे दे रही हूँ एचटीएमएल इसका नेम और यहाँ पे कर दिया मैंने क्रिएट रेपल, ठीक है? अभी देखना कैसे आएगा। अभी तो मैं वीएस कोड को तो मैंने नाम ही नहीं लिया, ये तो एक वेबसाइट है replit.com जहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो अभी यहाँ पे ये देखो, ये कुछ ऐसे करके गेम्स आ रहा है, इसको ये देखो, अभी थोड़ा वेट, इसका मतलब है लोडिंग हो रही है यहाँ पे, ये एक वेबसाइट की लोडिंग हो रही है, ये भी आप खुद से क्रिएट करोगे। वेबसाइट में एक छोटा-सा काम भी खुद से क्रिएट करना होता है, ठीक है? तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये चल रहा है। ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है? नो फाइल ओपन अभी आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी इसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि एक वेबसाइट पे जब नेट वगैरह चलता है तो प्रॉब्लम तो होती है। यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ कट। यहाँ पे हमारी 3 खुद से क्रिएट होकर आ गई हैं, एचटीएमएल फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल एंड सीएसएस फाइल, ये तीनों फाइल हैं। जिसके पीछे जेएस है वो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है, जिसके पीछे एचटीएमएल है वो हमारी एचटीएमएल फाइल है और जिसके पीछे सीएसएस है वो हमारी सीएसएस फाइल है। तो एचटीएमएल फाइल यहाँ पे खुद से कुछ कोड लिख के आया है जो हमें नहीं पता, और अगर हम इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा, बट सारी चीजें हम सीखेंगे। अब मान लो यहाँ पे मुझे अपना नेम प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आंचल, ठीक है? और आंचल के बाद जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आंचल लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड की जगह। तो आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं, बट हम कोड यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम तो अपने यहाँ पर लिखेंगे वीएस कोड पर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वीएस कोड डाउनलोड कैसे होता है। ब्राउजर पर चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वीएस कोड डाउनलोड, ठीक है? डाउनलोड पर चले जाते हैं, तो वीएस कोड डाउनलोड पर आ गए हैं और ये चीज आप देख पा रहे होंगे, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, फर्स्ट वाले पर। यहाँ पे जाके विंडोज के लिए क्लिक करना है, विंडो 10 विंडो 11 के लिए, और यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, देन इंस्टॉल कर लेना, हो जाएगा काम। वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियोस पे बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद तो हमारे लिए कुछ ऐसा पॉपअप आएगा खुल के, जो हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या, ठीक है? एक कुछ पेज खुल के आ जाएगा वीएस कोड में, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके हम कुछ नहीं करेंगे, तो अब पहले मैं जाती हूँ फाइल पर। फाइल पर जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे, अब फाइल पर जाने के बाद हम जाएंगे ओपन फोल्डर पर। ओपन फोल्डर पर आ गए, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ न्यू, ठीक है? न्यू पर जाकर एक फोल्डर में क्रिएट कर रही हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं क्या दूं? जो भी मेरा मन करेगा वो नाम मैं इसका दे दूंगी। मैं एचटीएमएल सीख रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एचटीएमएल बेसिक्स, इसका नेम मैंने दे दिया है। एचटीएमएल बेसिक्स को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर लिया ओपन। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल बनानी है। एचटीएमएल फाइल कैसे बनती है, उसमें हम लिखते हैं एचटी, ये तो हमारी वेलकम फाइल खुद से आ गई है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखूंगी मैं, इस फाइल का नाम मान लो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इंडेक्स, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट एचटीएमएल। ऐसी अगर आपको कोई भी फाइल बनानी होती है तो आप यहाँ पे उसका कुछ भी नेम और डॉट एचटीएमएल तो लिखना ही होता है। तो जब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब मैंने एचटीएमएल सीखी थी फर्स्ट टाइम तो मेरे पे फाइल बनानी नहीं आ रही थी, और जो ये नेम है ना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जैसे कि मैंने ये नेम लिख दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो अगर मुझे सेकंड टाइम कोड हटाना भी नहीं आ रहा था और मैं सेकंड फाइल क्रिएट कर रही थी और मैंने यहाँ पे लिख दिया था इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही थी। अब ये क्रिएट क्यों नहीं हो रही कि हम एक जैसी फाइल दो, मतलब एक फाइल जो एक नाम मैंने index.html बनाया वो ही दूसरी फाइल में एक फोल्डर में नहीं बना सकती, और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है बट मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या करूं, है ना? तो मैंने पता नहीं कितनी देर तक, 1 घंटे तक ढूंढा कि ये फाइल क्यों नहीं बन रही। जब मुझे पता चला कि अगर मुझे कोई और फाइल बनानी होगी तो मुझे उसका नेम चेंज करना होगा, बन गई फाइल। तो इस चीज के लिए मुझे अपने ऊपर यह आया था कि मैं तो कभी कोडिंग सीख ही नहीं पाऊंगी जब मेरे से एक फाइल नहीं बन रही, ठीक है? तो इसलिए आपको भी टेंशन नहीं लेनी, ये मैंने बात इसलिए बताई कभी आपके साथ भी ये हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं index.html पे। अगर मुझे कोई भी कोड लिखना होता है
अब ये कोड क्या होता है, ये सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे, फाइल तक मुझे सिखाना था। अब मैं आ जाती हूँ नोट्स पर। अब हम ये तो समझ ले कि HTML होता क्या है। तो HTML ये होता है, व्हाट इज HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H मतलब हाइपर, T मतलब टेक्स्ट, M मतलब मार्कअप, L मतलब लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसमें हम स्ट्रक्चर, जो हमारे स्ट्रक्चर बनाने के काम आती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्ट्रक्चर बनाने के काम मतलब एक वेबसाइट है, ठीक है। एक वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलती हूँ, किसी भी वेबसाइट पर, यही एक वेबसाइट मान लो हमारी विजुअल स्टूडियो वाली, इस पे हम इंस्पेक्ट पर जाएंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट पर जाकर यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में हमारे पास हेड टैग है, और इस हेड टैग को मैं यहाँ से अगर डिलीट कर देती हूँ, तो यहाँ से जो ये सारी चीजें आ रही है, ये हमारे HTML का काम है, ये हमारे HTML का काम है, ये हमारे HTML का काम है, ये HTML, मतलब कि जितना काम आप देख रहे हो, ये एक फोटो इमेज सी, ये सारी चीजें हमारा HTML का काम है, ये लिंक हमारे HTML के हैं। तो ये काम हमें सीखना है, बस करना तो स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, तो सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी। अब जो ये कलर दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, ये सब हमारा किसका काम होता है? ये सब हमारा CSS का काम होता है। तो हमें सीखना है स्ट्रक्चर बनाना। ये स्ट्रक्चर बनाने और फॉर्मेटिंग के काम आती है हमारी HTML, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि HTML किसके काम आती है। अब दो चीजें होती है, एक हमारे पास HTML होती है, एक हमारे पास HTML5 होती है। अब HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है? HTML और HTML5 में ये डिफरेंस है कि HTML5 लेटेस्ट वर्जन है, तो उसमें कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, बस ये डिफरेंस है। इसलिए हम HTML5 सीख रहे हैं, क्योंकि हम नई नई चीजें भी सीख जाए जिससे, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मैं HTML क्यों नहीं सीख रहा, मैं HTML5 क्यों नहीं सीख रहा, ये सब कुछ नहीं है, सब एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब आ गए हम HTML एलिमेंट्स और टैग्स। HTML में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनको ब्राउजर जानता है, एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको ब्राउजर जानता है। अब ब्राउजर कैसे जानता है? मान लो मैंने यहाँ पे HTML फाइल बनाई और इसके अंदर कुछ भी टाइप कर दिया, क्या HTML इसको जानता है? बिल्कुल जानता होगा, तो हमने कुछ कुछ लिख दिया है, तो एक नोटपैड की तरह हो गया कि हमने कुछ भी लिख दिया। तो एक बार दोबारा से इसको हम यहाँ पे गो लाइव कर सकते हैं। यहाँ से गो लाइव करना होता है। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें आकर दिख गई, जितनी भी चीजें दिख रही है वो हमने अपने HTML में लिखी है। बट ऐसे ही हमारा टैग जो लिखा जाता है ना, मान लो एक टैग मैं लिख रही हूँ यहाँ पे H टैग, ठीक है। H ये एक टैग लिखा और इसके अंदर कुछ भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, लाइव रीलोड इज नॉट पॉसिबल विदाउट हेड टैग एंड बॉडी टैग। ये भी कुछ टैग्स होते हैं जिनके में वार्निंग दी गई है, ये मैं आपको बताऊंगी। और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से गो लाइव अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी हमें सारी चीजें आके दिख रही है, बट जैसे हमें पहले दिख रहा था ऐसे ही दिख रहा है। तो ये बार बार हमारे पास वार्निंग आती रहेगी, इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी। अभी मैंने ये समझाया कि ये कैसे होता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनको ब्राउजर जानता है। अब ब्राउजर किनको जानता है? जिसके एक पैराग्राफ टैग होता है, उनको जानता है ब्राउजर। एक हेडिंग टैग को ब्राउजर जानता है। तो ये कैसे लिखे जाते हैं? अगर हम कोई चीज ऐसे करके लिख देते हैं P टैग में, इसको हम ओपनिंग टैग बोल देते हैं, इसको हम क्लोजिंग टैग बोल देते हैं, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, वो हमारे पैराग्राफ में शोकेस हो जाता है, वो हमें पैराग्राफ में दिख जाता है। मतलब क्या है? अगर आप कुछ भी पहले, सबसे पहले जब आप HTML लिखते हो, तो आपको शिफ्ट करके 1 को प्रेस करना होता है अपने कीबोर्ड पे, जिससे हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन हो जाता है और हम एंटर करते हैं, तो हमारे पास कुछ कुछ चीजें लिखी हुई आ जाती है। इनका मतलब हम समझेंगे बाद में कि इनका मतलब क्या है। और बॉडी टैग आप देख रहे होंगे, एक ओपनिंग टैग है बॉडी का, ये क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं एक पी लिख रही हूँ, तो ये खुद से VS कोड क्या करता है? ओपनिंग लिखता है तो क्लोजिंग खुद से लिख के दे देता है। तो ओपनिंग के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैं पैराग्राफ हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया, और मैंने इसको कर दिया है गो लाइव, ठीक है। जैसे हम इसको गो लाइव करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये क्या है? ये इसको ब्राउजर पहचानता है, वो छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है दिस इज अ पैराग्राफ। ऐसे ही एक हेडिंग टैग होता है। मान लो H1 हमारी एक हेडिंग होती है, जिसमें मान लो मैं लिख रही हूँ आंचल, ठीक है। या फिर चलो मैं आंचल ही लिख देती हूँ, तो ये क्या मुझे उतना सही लिख के दिखाई देगा? एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या उतना सही हमें लिख के दिखाई देगा।
तो मैंने इसको गो लाइव किया और आजकल मुझे बड़े में दिख रहा है, हेडिंग की तरह दिख रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब ये ब्राउजर इनको जानता है, ब्राउजर इनको जान रहा है जब ही वो काम करके दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा HTML के टैग्स होते हैं। अभी तो ये छोटे से 2 ही टैग्स हैं। तो यहाँ पे आ गया है आंचल हेडिंग में। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पैराग्राफ टैग होता है, ऐसे ही हमारा H1 होता है। तो ऐसे ही हमारे काफी ज्यादा टैग्स होते हैं, बट अभी मैंने सिर्फ ये टैग बताए जो हमारा ब्राउजर पहचान पा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, HTML टैग्स होते हैं। वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए HTML टैग्स का यूज किया जाता है। अब जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी हेडिंग है, कौन सा हमारा पैराग्राफ है, कौन सा हमारा लिंक है। वो सब डिजाइन करने के लिए हम HTML टैग्स का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम पैराग्राफ टैग की बात करते हैं, तो ये जो है ये ओपनिंग टैग है। जब हम कोई चीज यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे फोकस करो स्क्रीन पर, यहाँ पे देखो, ये जो मैंने लिखा है ये ओपनिंग टैग है। और क्लोजिंग टैग होता है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने पैराग्राफ टैग लिखा तो P लिखा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसके साथ आ जाता है हमारे VS कोड में। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे होंगे यहाँ पर कि पैराग्राफ टैग में लिख दे दिस इज पैराग्राफ, तो पैराग्राफ प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा ओपनिंग टैग होता है, ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है, ये हमारा कंटेंट होता है। जो हम यहाँ इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं वो हमारा कंटेंट होता है। मैं वीडियो बना रही हूँ, एक मेरा कंटेंट है। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट होता है। पी हमारा एलिमेंट होता है, जो ये पी है ये हमारा एक एलिमेंट होता है। जब तो मैंने यहाँ पे लिखा था एलिमेंट्स एंड टैग्स। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन है ये जो आपको करना है, अपना नेम प्रिंट करवाना है। सब अभी फटाफट जाके पैराग्राफ टैग में अपना नेम प्रिंट कराओ, अभी के अभी। मैं यहीं पर बैठी हूँ, आप जल्दी जल्दी से इसको करके दिखाओ। या फिर एक काम करती हूँ, ऐसे तो मजा नहीं आएगा बैठने में, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कि कैसे लिखा जाएगा। इस पैराग्राफ टैग में, इस पैराग्राफ टैग के अंदर एक बार एक काम करते हैं, दोबारा से लिखते हैं, मेरे साथ साथ करो। यहाँ पे लिखा पी। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग लिख दिया और उसके अंदर अपना नेम प्रिंट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो अभी के अभी आपको करना था, और शायद आपने कर लिया होगा। अगर नहीं करा होगा तो वो आपकी मिस्टेक है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते चल रहे हो। आप सोच रहे हो कि दीदी ऐसी बोल रही है, ऐसी बोल रही है और ऐसी बोल रही है। ये सब बेकार चीजें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब ये आपने कर लिया होगा। फिर आ जाते हैं पैराग्राफ एलिमेंट्स पर। द पी एलिमेंट, P HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट अ पैराग्राफ, ये तो हम पता है। हेडिंग एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, अब देखो ये आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर अगर आप पहली बार आए हो। तो H1 से H6 तक हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं, जिसमें H1 होता है हाईएस्ट टैग। जैसे कि मैंने H1 लिखा, बड़ा सा आंचल लिखा हुआ दिखाई दिया था, ऐसे ही हमारे सबसे बड़ा होता है। और इसमें जो H6 होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे होंगे H1 H2 H3। तो ये कैसे मैं दिखाऊं आपको कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, एक H1 हेडिंग लिखते हैं। H1 में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लाइफ टाइम कोडिंग। ठीक है, एक बार मैंने लिख दिया लाइफ टाइम कोडिंग। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H2 में सब्सक्राइब कर लो। इतनी मेहनत करवा रही हूँ यार, अब तो सब्सक्राइब कर लो। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे भी बोलूंगी, तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H3। अब इतना बोलने के बाद भी आप इतना सा सब्सक्राइब नहीं कर सकते कि यार, इतना पढ़ाने के बाद भी, इतना कोर्स लाने के बाद भी, इतनी धूप हो रही है बाहर, मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रही हूँ इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ H3 हेडिंग में। H2 लिख दिया, H3 में लिख रही हूँ मैं लाइक भी कर दो वीडियो। ठीक है, लाइक भी कर दियो, चलो। उसके बाद मैं आ जाती हूँ, ये क्या हुआ, ये हेड टैग मेरे दोबारा से आगे क्या, यस। तो इस हेड टैग को हटा लेते हैं, ये भी हटा लेते हैं, ये क्या हुआ, ठीक है, ये भी हटा लेते हैं, कोई बात नहीं। अब ये भी हटा लेते हैं। अब लिखूंगी मैं यहाँ पे H3 के अंदर। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, H3, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ लाइक कर दो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लाइक कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H4, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ठीक है, तो ये चीजें मैं लिख रही हूँ। अब आपकी मर्जी, आप करो ना करो, पर मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये मुझे प्रिंट करवाने हैं सब हेडिंग वाइज, तो इसलिए मैं लिख रही हूँ लाइफ टाइम कोडिंग, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कमेंट कर दो। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया है, कमेंट कर दो। देन H6 पर आ जाते हैं, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ करा कि नहीं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया करा कि नहीं। फिर उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ लाइव, तो देखते हैं ये कैसे प्रिंट होके दिखेगा। तो यहाँ पे आ गई, ये देखो, ये बड़ी हेडिंग है, उसके बाद ये छोटी हेडिंग है, उसके बाद ये उससे छोटी हेडिंग है,
उसके बाद ये उससे छोटी हेडिंग है, देन ये उससे छोटी हेडिंग है और ये उससे छोटी हेडिंग है। करा कि नहीं? तो मैंने इतू सा लिख दिया ताकि आपको दिखे कि हाँ ये नहीं, कभी इसमें ऑप्शन आ रहा है हाँ हाँ के ऑप्शन ऊपर ऊपर लिख दिए। तो ये हेडिंग्स होती है। अगर आप कहो, अब किसी स्टूडेंट का कमेंट आ सकता है कि H7 क्यों नहीं लिखा, तो H7 लिख के देख सकते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है ना? ये करके देख सकते हो आप, पूछने से ज्यादा तो आप करके देख सकते हो। तो ये देखो, ये कुछ अलग ही दिखा, इसमें कुछ हेडिंग का कुछ आया ही नहीं। तो ये इसकी एक कंडीशन होती है कि H6 तक ही होंगे। H7 पे आप लिखोगे तो डिफॉल्ट वाली जो आती है ना हमारी, डिफॉल्ट वाला पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ नहीं, टेक्स्ट जो कह देते हैं हम, अगर वो आएगा तो वो लिखा आ जाएगा। अगर आप इसके आगे कुछ भी दोगे, अगर H9 भी दे रहे हो, H9 भी दे रहे हो, तो भी क्या होगा, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कि आपको पहले जैसा ही दिखेगा। तो इसलिए H6 तक की हमारी हेडिंग होती है, H6 तक की हमारी हेडिंग होती है, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं होती। H0 भी कुछ नहीं होता, खाली H भी कुछ नहीं होता, H1 से H6 तक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर बोरिंग लग रहा है तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग करने की कोशिश करूंगी। अगर थोड़ा सा भी बोरिंग लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब बात करते हैं, हम नेस्टेड भी कर सकते हैं। हम नेस्टेड कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ये सारी चीजें है, मैं यहाँ से हटा रही हूँ, H1 है, इसके अंदर ये जो P में लिख दूं मैं अगर कोडिंग, तो क्या ये पैराग्राफ में आ जाएगी कोडिंग? एक बार मैं ये हटा देती हूँ लाइफ टाइम, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कोडिंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके देख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये तो हमें पैराग्राफ में नहीं दिख रहा, बट ये H1 में दिख रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? मान लो ये मुझे देना है पैराग्राफ टैग में, ठीक है, P में देना है मुझे पूरा जो ये है, और जो मेरा कोडिंग है वो मुझे H1 में देना है। तो क्या ये चेंज हो पाएगा? एक बार हम इसको देख सकते हैं कि क्या ये चेंज होगा। नहीं, अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब नेस्टिंग नहीं होती है ना, बट नेस्टिंग तो हम कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एक मिनट, यहाँ पे अब कर लेते हैं एक बार दोबारा से गो लाइव। तो यहाँ पे देखो, लाइफ टाइम हमारा पैराग्राफ में आ गया और H1 कोडिंग में आ गया। अब H1 एक बड़ी चीज है, मतलब छोटी से बड़ी में जा सकते हैं, बड़ी से छोटी में नहीं जा सकते। तो इतना ध्यान मत दो, पैराग्राफ के अंदर एडिंग और ये हो रहा है नेस्टेड, तो नेस्टेड हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है अभी के लिए। अब ये भी हमने कर लिया है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में HTML, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें कराती चलूँ, एक एक चीजें बताती चलूँ, टेबल वगैरह भी बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, तो आपको काफी मजा आने वाला है। अब ये जो आपको हेडिंग और पैराग्राफ से अच्छे से प्रिंट करवाना है, ये आपका काम है। नेस्टेड से आपको प्रिंट करवाना है, चाहे नेस्टेड से करवाओ, कैसे भी करवाओ, वो आपकी मर्जी है, बट आपको उसको प्रिंट करवाना है। कि जो ये दोस्त हेडिंग देख रहे हो और ये देख रहे हो, ये आपको हेडिंग में प्रिंट कराना है H3 में, और लिखना है, दोस्त कह रहा है यार तुम्हारे फोन में बैलेंस है, तो दोस्त ने पूछा, तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये पैराग्राफ में लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो मैं है, मतलब कि मैं कह रही हूँ, उसका मतलब दोस्त कह रहा है यार तुम्हारे फोन में बैलेंस है, उसके बाद मैं कह रही हूँ हाँ पर अभी खाने के बाद तोलूंगा। तो ये एक जोक है, इसको अच्छे से समझना बैठ के, अगर नहीं समझ में आया तो ये आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, कि ये तो आपको हेडिंग में प्रिंट करवाने हैं दोनों, और ये जो मैं है ये यहाँ से हट गया, नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैं। ठीक है, जो ये मैं है ये भी हमारा हेडिंग में प्रिंट होगा H3 में, और ये पैराग्राफ में। तो ये आपका काम है, ये आप करवाओगे, इसको मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है, ये लाइन में मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्त और मैं को, और कोलन, कोलन इसको बोलते हैं जो हमारा ये है मैं के बाद और दोस्त के बाद। इसको हमें हेडिंग H3 में प्रिंट करवाना है, और जो पैराग्राफ में प्रिंट करवाना है वो करवाना है ये दोनों लाइनें। ठीक है, तो HTML बॉयलर प्लेट पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसको हम एमिट्स बोलते हैं, यहाँ पे डबल M आएगा, इसको हम एमिट्स बोलते हैं, जो भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हमने शिफ्ट और 1 को प्रेस किया तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास एक एक्सक्लेमेशन का साइन आया। अब जो एक्सक्लेमेशन का साइन आया वो क्या है? एक्सक्लेमेशन का साइन एक शॉर्ट फॉर्म मान लो, जिससे हमारा पूरा बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? बॉयलर प्लेट कोड वो कोड होता है जो हमें हर बार लिखना ही होता है। ऐसा नहीं है अगर आप कभी भी HTML लिख रहे हो तो ये बॉयलर प्लेट कोड ना लिखो, तो ये तो लिखना पड़ता ही है। तो इसको हमें समझना है कि इस बॉयलर प्लेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अभी के लिए मैं ये सारी चीज हटा रही हूँ। ठीक है, दोबारा से लिखती हूँ, ये रहा हमारा बॉयलर प्लेट कोड। इसके अंदर जो ये लैंग इन करके देख रहे हो, इन करके, इसका मतलब है लैंग्वेज इंग्लिश यूज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और जो ये हमारा डॉक टाइप HTML है, ये हम लिखते ही HTML5 में
हेड टैग होता है हमारा रूट टैग, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जो हमारी प्रिंट नहीं हो रही होती, ठीक है। अब कहाँ पे प्रिंट हो रही होती है ये चीज, जैसे कि डॉक्यूमेंट है, इसकी जगह मैं लिख रही हूँ HTML पेज, तो ये कहाँ पे शोकेस होना चाहिए, तो ये कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। जब मैं इसको गो लाइव करूंगी ना, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे HTML पेज करके दिख रहा है। तो ये सारी चीजें पहले मैं कट कर देती हूँ, ये पहले डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, अब HTML पेज दिख रहा है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जा रहे हो, ठीक है, मान लो मैं जा रही हूँ आपको इस वाली वेबसाइट पर लेकर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है code.visualstudio.com। ये क्या है, ये हमारी वेबसाइट में ये जो आइकन है, ये सारी चीजें इसकी वजह से होम पर है, तो यहाँ पे होम ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लिखा दिखाई देता है, ये हमारे टाइटल में आता है। जैसे कि मैं इसको एक बार इंस्पेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट कर लेती हूँ। एलिमेंट में है अभी, कोई बात नहीं, एलिमेंट में है तो यहाँ पे हमें शायद नहीं दिखे, कोई बात नहीं, अभी मुझे वो लाइन दिख नहीं रही है, बट हाँ इसका मतलब यही होता है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं HTML पेज या कुछ भी लिखते हैं, वो हमें वहां पर दिखाई देते हैं जो हमारा टाइटल है। और ये जो यहाँ पे बॉडी के अंदर हम काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, वो सारा काम हमारे वेब पेज पे दिखता है, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वहां पे हमें वो चीज दिखती है। तो ये काम हमारा होता है इससे, ठीक है। तो ये बॉयलर प्लेट का मतलब होता है, इतना ही समझना काफी है, इसको वैसे भी लिखना तो है ही नहीं, इसको तो शॉर्ट फॉर्म से कर देते हैं, हम एमिट्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म को। अगर हम शॉर्ट फॉर्म की चीजें करते हैं तो उनको हम एमिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिस्ट इन HTML। तो काफी अच्छी चीज आ गई है यहाँ पर, जो बहुत ही अच्छी चीज है, जो करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो क्या चीज है वो अच्छी चीज, देखो लिस्ट आइटम्स कैसे लिख सकते हैं। अब आपने देखा होगा लिस्ट आइटम्स, मैं आपको दिखा देती हूँ लिस्ट कैसे आती है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, या फिर मैं एक काम करती हूँ पेन से लिख के बता देती हूँ आपको कि लिस्ट आइटम्स आती कैसे है। मान लो, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो फ्रूट्स है। अब राइटिंग मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं आती, इस पेन से कॉपी में तो काफी अच्छा लिखती हूँ, बट इस पेन से अच्छी नहीं आती। अब लिस्ट आइटम्स ऐसे लिखते हैं कि डॉट डॉट करके, ये एप्पल है, ठीक है, ये मैंगो है, तो ऐसे करके लिस्ट आइटम में आ जाए चीजें। तो वो कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी, इसको हम रफ कर देते हैं। लिस्ट आइटम में लिखने के लिए यहाँ पे जाना होता है, और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो अनऑर्डर्ड में आ जाती है डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे UL लिखा जाता है, UL मतलब होता है अनऑर्डर्ड। और इसके अंदर अनऑर्डर्ड में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ LI में लिख दिया मैंने एप्पल, APPLE एप्पल, और यहाँ पे ऐसे ही करके LI×3 कर दो, अगर LI मल्टीप्लाई 3 के दो, स्टार को मल्टीप्लाई बोलते हैं कोडिंग में, तो यहाँ पे 3 बार आ जाएगा एप्पल। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंगो, फिर नीचे आके मैं लिख देती हूँ पपाया, ठीक है, तो पपाया लिख देते हैं, और उसके बाद मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पाइन एप्पल। तो ये मैंने क्या दे दिया, ये मैंने लिस्ट में दे दिया। अब जब मैं इनको गो लाइव करूंगी ना, तो थोड़ा वेट करते हैं, जब मैं इसको गो लाइव करूंगी तो यहाँ पे मुझे लिस्ट में दिख गया एप्पल, मैंगो, पपाया, पाइन एप्पल, तो ये बुलेट पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इसको ऐसे लिखते होंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ एक पैराग्राफ में, डॉट अगर मैं लिख दूं डॉट एप्पल, तो इस बुलेट पॉइंट और इस बुलेट पॉइंट में आप फर्क देखना क्या है। मैंने लिख दिया डॉट एप्पल, और इस बुलेट पॉइंट और उस बुलेट पॉइंट में इतना फर्क होगा, इतना फर्क होगा कि आप कहोगे नहीं यार वही अच्छा, ये बुलेट पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बट ये अलग से दिख रहा है कि हाँ लिस्ट बन रही है किसी चीज की। तो ये होते हैं हमारे ये। अगर आपको फ्रूट्स लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो H1, इसके अंदर लिख सकते हो, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स है तो मैंने इसके अंदर फ्रूट्स दे दिया, और मैं इसको यहाँ पे जाके चेक करती हूँ गो लाइव करके, तो यहाँ पे फ्रूट्स आ गया और इसके अंदर ये सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो ये चीज हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि फ्रूट्स के अंदर हमें लिस्ट कैसे देनी है। और इन्हीं को अगर ऑर्डर लिस्ट में देना हो तो हम यहाँ पे UL की जगह OL दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं दे सकती हूँ OL, और मैं इसको करूंगी यहाँ से गो लाइव, ठीक है, OL दे दिया UL की जगह। तो अब मैं इसको कर रही हूँ गो लाइव, शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें तो ABCD वाला चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट आ जाता है, ये हम पढ़ेंगे। तो टाइप A अगर मैं करके लिखूंगी तो इसका मतलब है ABCD में आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ABCD में आ जाएगा। तो ये इस तरह काम करता है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब हम एक बार चेक करते हैं कि ऐसे ही था, बिल्कुल यही चीज पढ़ानी थी मुझे। HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसका मतलब होता है HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टैग्स में
कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे कि टाइप ए करके लिख दिया, ये एक एट्रीब्यूट है, टाइप करके एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। अब एक एंकर एलिमेंट होता है, काफी अच्छी चीज है एंकर एलिमेंट। एंकर एलिमेंट काफी अच्छी चीज है, ये लिंक्स के लिए यूज होता है। लिंक्स के लिए मतलब, अब आपने काफी सारे लिंक्स देखे होंगे गूगल पे या फिर किसी भी, गूगल पे नहीं, गूगल पर। देखो यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी लिंक देखते हो, ये लिंक है एक, इस पे क्लिक किया तो ये एक लिंक है ना। तो लिंक वाली चीज हम अगर लाना चाहते हैं वो हम एंकर टैग से ला सकते हैं, एंकर एलिमेंट से ला सकते हैं। तो ये चीज मैं हटा रही हूँ अभी के लिए। मान लो यहाँ पे मुझे लिखना है एक लिंक लाना है, तो अगर मैं सिंपल लिखूंगी ए, एंकर टैग इसको बोलते हैं ए को, और इसके अंदर मैं मान लो एक गूगल लिख रही हूँ, तो ये मुझे लिंक में लाना है गूगल। बट अगर मैं इसको अभी देखूं तो ये लिंक में नहीं दिखेगा, सिंपल दिखेगा ना, मैं क्लिक कर पाऊंगी इस पे, ठीक है। तो अगर इसको लिंक में लाना है तो एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास href, ठीक है। href अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी और यहाँ पे जाके अब देखूंगी तो यहाँ पे मुझे लिंक में दिख जाएगा, और मैं इस पे क्लिक करूंगी तो अभी हम कहीं पर जा नहीं पाएंगे, बट हाँ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमारा लिंक है जिसपे हम क्लिक कर पा रहे हैं। तो और ये ब्लू कलर का भी दिख रहा है, तो वो लिंक है। अगर मैं यहाँ पे हैश लिख दूं, अधिकतर हम हैश लिखते हैं अगर हमारे पास कोई लिंक नहीं होता, तो हम हैश लिखते हैं और जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हैश करके आ जाता है, तो हम हैश पर चले जाते हैं। अगर मान लो मुझे यहाँ पर लिंक पे जाना है, कहीं पर जाना है, गूगल की वेबसाइट पर जाना है, तो सिंपल हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गूगल, और गूगल लिख के मैंने कर दिया एंटर, और ये जो लिंक है इसको मैं कर रही हूँ कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे लिंक को डाल रही हूँ, पेस्ट कर दिया। तो अब जब मैं जाऊंगी यहाँ पर और इस लिंक पे क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पर चली जाऊंगी, मैं गूगल की वेबसाइट पर चली जाऊंगी। कहाँ पर चली जाऊंगी, गूगल की वेबसाइट पर चली जाऊंगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर किसी और चीज का लिंक दो, मान लो मुझे देना है VS कोड डाउनलोड करने वाला लिंक, तो मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं इसको एक सेकेंड, हाँ, तो मैं इसको ऐसे दे सकती हूँ, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ VS कोड डाउनलोड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ VS कोड डाउनलोड, ठीक है। ये मैं गई, ये VS कोड डाउनलोड पे यहाँ पर गई, तो ये जो ये वाला लिंक है इसको मुझे करना होगा कॉपी, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ VS कोड वाला लिंक, और इस लिंक को देने के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ VS कोड डाउनलोड, ठीक है। तो VS कोड डाउनलोड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, इसको करती हूँ बैक, अभी के लिए इसको करती हूँ मैं यहाँ से गो लाइव, दोबारा से कर लूंगी इसको, ठीक है। तो इसको ऑल्ट जेड अगर हम करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होके आ जाती है चीजें, जो हमें बिल्कुल ठीक से दिखती है। अब मैं इसको कर रही हूँ गो लाइव, जब मैंने गो लाइव किया यहाँ पे दिख रहा है VS कोड डाउनलोड, तो VS कोड डाउनलोड करना है तो क्लिक करो, और VS कोड पर हम आ गए हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लिंक ऐसे ही दिए जाते हैं। रिलेटिव लिंक वो होते हैं जो हम खुद से देते हैं, और एब्सोल्यूट लिंक वो होते हैं जो ऑनलाइन दे जाते हैं। ये ऑनलाइन लिंक है जिससे हम किसी वेबसाइट पर जा पा रहे हैं। अगर हम कोई अपनी वेबसाइट बनाएंगे उसका लिंक भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको अपनी इंस्टाग्राम पर जाना है तो आप ये लॉजिक खुद लगा सकते हो, कौन सा लिंक आपको देना है ये अब आप करोगे कि कौन सा लिंक आपको देना है, ठीक है। अब क्या देखना है, एट्रीब्यूट हम समझ गए हैं क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट नोट्स आ जाते हैं हम 8th नोट्स पर। आज हमें पूरी करनी है ये अपनी HTML, सॉरी जावास्क्रिप्ट निकल रहा है मुझसे, HTML को कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट करके ही जाएंगे। यूज टू ऐड इमेज टू योर पेज, काफी अच्छी चीज है। इमेज एलिमेंट, इमेज को ऐड करना सीखना है वेब पेज पर। इमेज तो काफी अच्छी अच्छी इमेजेस होते हैं। सबसे पहले तो एक इमेज उठा लेते हैं गाइस, ठीक है, जो अच्छी सी इमेज हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी इमेज उठाऊं, बट वो तो मुझे बाद में पता चलेगा, अभी तो मुझे खुद ही उठानी पड़ेगी। तो मैं कौन सी इमेज लूं, मैं लेती हूँ एक गर्ल इमेज ले लेती हूँ, ठीक है। गर्ल इमेज या फिर बॉयज इमेज, गूगल इमेज, VS कोड की इमेज ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ VS कोड इमेज, ठीक है। डाउनलोड नहीं करना है, अब मुझे इमेज चाहिए, उसको मुझे डाउनलोड करना है। अब VS कोड की इमेजेस, ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी इमेज है ये, तो इसको बैक कर लेते हैं तो ज्यादा बड़ी इमेज हो जाएगी। ये वाली इमेज यहीं से ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेव इमेज एज। सेव इमेज एज करेंगे, और इसको हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, हमारा जो फोल्डर है HTML बेसिक्स जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और इस इमेज का नाम मैं दे रही हूँ image डॉट PNG, ठीक है। हर चीज सीख लो, सेव करना और ये सब चीजें। अगर कोडिंग सीख रहे हो तो कोई पूछने लगा कंप्यूटर आता है, ये मत कह देना कि नहीं आता, आता है जब भी तो कोडिंग आती है, जब सारी चीजें सीखोगे जब भी तो आएगा।
अब ये हमारी इसके अंदर इमेज आ जानी चाहिए HTML बेसिक्स में। कहाँ गई ये इमेज, एक बार चेक कर लेते हैं सेव हुई भी है नहीं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं HTML बेसिक्स में जाते हैं तो इमेज तो नहीं आई। इमेज कहाँ चलेगी, नोट्स में डाल दी क्या इमेज, नहीं डाली। तो एक काम करते हैं, ये वाली इमेज यहाँ पर आ गई है, इसको हमें डालनी है अपने HTML बेसिक्स में। तो अब आ गई है हमारे HTML बेसिक्स में, ये रही हमारी इमेज। तो जब भी हम इमेज डालते हैं तो ये वाली मान लो ये चीज अभी रहने दो, इसके नीचे एक इमेज ये होता है हमारा टैग, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, सिंपल ऐसे करके लिखा जाता है। और SRC एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर सोर्स बोलते हैं इसको, जिसके अंदर लिंक डालते हैं। तो ये तो इमेज हमारे पास है तो इसका लिंक डालने की जरूरत नहीं है, इमेज लिखो और हो जाएगा काम, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको मैं कर देती हूँ बैक। तो यहाँ पे अभी मुझे इसको करना पड़ेगा दोबारा से गो लाइव, ताकि मुझे इमेज देख पाऊँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं कर रही हूँ गो लाइव। तो ये इमेज यहाँ पर आ गई है, लिंक कहाँ गया, लिंक नीचे आ गया और इमेज ऊपर आ गई और इमेज ज्यादा ही बड़ी हो गई। तो अभी मैं बता देती हूँ, वैसे ये अपना CSS का काम है, बट हम यहाँ पे कर सकते हैं हाइट और विड्थ दे सकते हैं। हाइट दे देती हूँ मैं 100 पिक्सल। तो ये कुछ हमारा CSS में होता है, पिक्सल वगैरह ये मैं आपको समझाऊंगी, बट अभी इमेज को छोटी करने के लिए मैंने इसको दे दिया है इतना। तो इमेज छोटी हो गई है और VS कोड डाउनलोड करेंगे तो VS कोड पर चले जाएंगे। तो कुछ कुछ तो आपने सीख लिया है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं सीखा, कुछ कुछ सीख लिया है, इमेज डालनी सीख लिया है। तो अब एक चीज और होती है इसके अंदर, एक और एट्रीब्यूट होता है ओल्ट। ओल्ट क्या करता है कि अगर आपकी इमेज, मान लो इमेज का नाम गलत हो जाता है आपसे, तो आपके पास ये तो आपको पता होना चाहिए कि इमेज का नाम क्यों गलत हुआ, तो यहाँ पे पता होना चाहिए कौन सी इमेज है। तो यहाँ पे एक इमेज है तो ये लिखा हुआ आना चाहिए। अगर मान लो इमेज में मैंने लिख दिया image1.png, वो तो इसमें है ही नहीं, image.png है इसमें। तो अगर हम इसको अब गो लाइव कर रहे हैं, अब इमेज तो आएगी नहीं, तो उसके साथ मुझे लिखा हुआ आके दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे इमेज है जो नहीं आई, जिसका नाम गलत दे रखा है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज है, अगर आप रैंडम इमेज लिखते हैं यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो आ जाता, अगर इमेज ना आती तो। ये ऑल्ट में लिखते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव URL, जो हम खुद से डाउनलोड करके, जो हम खुद से इमेज डाउनलोड करके देते हैं। अगर ऑनलाइन इमेज हमें कोई देनी होती है तो वो कैसे देते हैं, अब मान लो यही इमेज मुझे ऑनलाइन देनी होती है, मान लो ये वाली इमेज नहीं देते, अब हम कुछ अलग से इमेज ले लेते हैं, मान लो फ्रंट एंड, या फिर मैं लिख देती हूँ HTML इमेज लेनी है, HTML इमेजेस। तो यहाँ पर चली जाती हूँ मैं, ये वाली इमेज पर चली जाती हूँ मैं और इस पे क्लिक कर लेती हूँ मैं। ये वाली जो है यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस आ रहा है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी इमेज एड्रेस को। अब कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद यहाँ पे ये तो आपने वैसी इमेज दे रखी है, इसको मैं इमेज ही कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज फिर से दूंगी, यहाँ पे जहाँ पे मैं लिख रही हूँ IMG, ठीक है। IMG में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ SRC, सेम लिखने का तरीका सेम रहेगा, बट वो लिंक आ जाएगा जो यहाँ पे वहां से हमने उठाया, ऑनलाइन लिंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज लिखने के बाद अगर इमेज नहीं आती तो यहाँ पे आके अभी हमें दिखाई लिख के आ जाए कौन सी इमेज है, HTML लिखा हुआ दिखाई दे जाए अगर इमेज में कोई भी प्रॉब्लम हो लिंक वगैरह में। तो यहाँ पे HTML की इमेज हमारे पास आ गई है, यहाँ से हम HTML की इमेज हमें दिख गई, वो किसकी वजह से दिखी, वो हमें इसकी वजह से दिखी, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी कि कैसे ऑनलाइन लिंक देते हैं, किसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, किसको, इसको ऑनलाइन इमेज के जब हम लिंक देते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, जब हम डाउनलोड करके देते हैं तो उसको हम रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी इमेजेस होती है। आई होप आपको इमेजेस लगानी आई होगी। तो छोटी छोटी सी इमेजेस है, कोई अपनी इमेज लगा के देख लो, या फिर कोई बड़ी सी बैनर लगा के देख लो, या फिर कुछ भी लगा के देख लो, अब आप कुछ भी कर सकते हो, आप पे काफी सारी चीजें आ गई है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये इतने बड़े काम नहीं है, ये तो बस आपको सीखना है कि ये कैसे कैसे हो रहा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, बस सीखनी है चीजें, ठीक है। और टैग्स है, मोर टैग्स पढ़ेंगे। BR टैग क्या होता है, देखो BR टैग आपका काफी अच्छा टैग होता है। अभी आप देख रहे होंगे दोनों इमेज एक साथ आ रही है, पर अगर आप इनके बीच में BR लगा दो, ठीक है, अगर आप इनके बीच में BR लगा दो और इसको गो लाइव करो, ठीक है। BR टैग क्या होता है, बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, BR का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, ब्रेकिंग पॉइंट्स। तो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 2 BR दे दो, मान लो 2 BRs दे दो, एक BR ये, एक BR और, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, मतलब कि थोड़ा स्पेस आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारी चीजें होती हैं। BR टैग ये काम करता है, ये भी हमारा एक काफी अच्छा टैग है जो मोस्टली यूज होता है। यूज टू एड नेक्स्ट लाइन, लाइन ब्रेक कर देता है ये,
टू योर पेज, ये बिल्कुल यही काम करा। अब हमारे पास फ़ॉन्ट्स भी होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। जैसे कि आप अपने फ़ोन में फ़ॉन्ट चेंज कर देते हो, जैसे कि आपका मोबाइल होता है, उसके अंदर आपको दिख रहा है कि यार ये तो गंदा फ़ॉन्ट लग रहा है। फिर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, उसके अंदर स्टोरीज़ लगाते होंगे, तो स्टोरी में आपको अलग-अलग कलर का, अगर आपको जैसे कि किसी का हैप्पी बर्थडे है, तो आप लिखते हो हैप्पी बर्थडे, तो उसमें अलग-अलग फ़ॉन्ट आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी अलग-अलग फ़ॉन्ट होते हैं। एक इटैलिक होता है, एक बोल्ड होता है और एक अंडरलाइन भी होती है इसमें। तो मान लो यहाँ पे आप लिख रहे हो प्रैक्टिस पेज, ठीक है, H1 में लिख रहे हो, या फिर H1 में तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, प्रैक्टिस पेज, ठीक है। अभी तो ये देखते हैं कैसा दिखेगा, प्रैक्टिस पेज, ये लिख दिया। उसके बाद इस प्रैक्टिस पेज को आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है प्रैक्टिस पेज, बट इसको आप थोड़ा बोल्ड, थोड़ा सा डार्क करना चाहते हो, तो बोल्ड का मतलब डार्क समझ लो, तो आप लिखोगे यहाँ पर बी, ठीक है, और इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते। कट का आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कट किससे होता है। कंट्रोल प्लस क्या दबाना पड़ता है जो कट कर देते हैं, और कंट्रोल प्लस क्या दबाना पड़ता है जो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आप मुझे बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ पर आई, ये थोड़ा भी बोल्ड में दिख गया, जो अभी तक हमें बोल्ड में नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब इसी को अगर हम इटैलिक में करना चाहते हैं तो हम आई कर देंगे। इटैलिक मतलब क्या होता है, इटैलिक मतलब आपको बताएंगे। इटैलिक मतलब होता है आई, इटैलिक से हम थोड़ा, ये तिरछा हो जाएगा, तिरछा हो गया, ठीक है। और एक हमारा होता है अंडरलाइन, अगर आप इसके नीचे अंडरलाइन देना चाहते हो तो आप यू का यूज कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो यू, ठीक है। और इसको हम यहाँ से कर सकते हैं गो लाइव, तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन आ जाएगी। तो ये हमारे कुछ ऐसे टैग्स थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो बतानी जरूरी थी, हर चीज बतानी जरूरी है। अब देखो एक सबसे बढ़िया चीज आ जाती है, कमेंट्स इन HTML। अब मान लो आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, अब वेबसाइट पे ऊपर जो चीज देखते हो ना, होम, अबाउट, ये सब चीजें, ये हमारा एक नैव बार होता है। सो सबसे नीचे देखते हो वो हमारा फुटर होता है, जो बीच में देखते हो वो हमारा मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें उसमें पता होना चाहिए जब हम कोड लिखते हैं कि क्या कोड किस लिए है, ठीक है। और जैसे कि हमारा प्रैक्टिस पेज है, तो हम यहाँ पे एक ऐसे करके दो डंडे लगाएंगे, दो स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसके आगे लिखेंगे प्रैक्टिस पेज, ठीक है। तो ये तो हमें डार्क ही दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर सकते हैं, ये हमारा कमेंट में बदल जाएगा। तो ये हमारा कमेंट में आ गया। अब ये चीज कोडिंग में नहीं है, ये हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ये हमें दिखेगी, जिसको हम कोड भेजेंगे उसको भी दिखेगी, बट ये कोडिंग में नहीं आएगी। ये एक तरीके से इंग्लिश के हम कुछ ऐसे वर्ड्स लिख रहे हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि हम काम क्या कर रहे हैं, और ये काफी ज्यादा जरूरी होते हैं लिखने, जिससे अगर हमारा कोई आकर कोड पढ़ रहा है उसको सारी चीज समझ में आए। यहाँ पे हमने एक लिंक दिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि लिंक, ठीक है, लिंक कर रहे हैं VS कोड को, ठीक है, ताकि अगर कोई पढ़ने आए हमारा कोड, बाहर से कोई फॉरेन के लोग हमारी वेबसाइट देख रहे हैं, तो उसको पता चल जाए यहाँ पे लिंक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस है, इमेजेस है यहाँ पर। अब आप इसको इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो, आपको समझ में आना चाहिए और दूसरे पर्सन को समझ में आना चाहिए। बाकी कोडिंग से इसका कोई मतलब नहीं है कि ये आपको प्रिंट होके दिखेगा या कुछ भी प्रिंट होके नहीं दिखेगा, ठीक है, ये इसका काम होता है। अब ये चीजें हमने सीख ली कि कमेंट्स कैसे होते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगाया जाता है, वरना इसको ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, जिससे हम लिख सकते हैं। एक नोट है, HTML HTML is a case sensitive language। क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है? बिल्कुल नहीं होती। HTML is not case sensitive language, क्योंकि हम इसमें बड़ा लेटर लिख सकते हैं, छोटा लेटर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो अब समझ में आएगा, अगर मैं P को कैपिटल P लिख रही हूँ और यहाँ पे भी कैपिटल P लिख रही हूँ, तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या अब पैराग्राफ में ही आएगा ये चीज? बिल्कुल पैराग्राफ में ही आएगी, क्योंकि एक नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें चाहे आप कैपिटल लेटर लिख लो चाहे आप स्मॉल लेटर लिख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसमें आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर जहां पर कैपिटल लेटर लिखा है वहां पर कैपिटल ही आएगा, जहां पर स्मॉल होना चाहिए वहां पर स्मॉल ही आएगा। तो ये चीजें हमारी जावास्क्रिप्ट में होती है, तो इसलिए HTML एक काफी अच्छी लैंग्वेज है जो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ये तो हमें पता चल गया कि HTML हमारी नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और जावा हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोट्स पर। अब हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो आ जाते हैं हम अपने 10th नोट्स पर। अब हम पढ़ेंगे इनलाइन वर्सेस ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। वैसे तो ये चीजें हम पढ़ते हैं अपने सीएसएस में, ठीक है, बट सीएसएस से पहले भी हमें पता होना चाहिए कि इनलाइन क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है। तो अगर आप थक गए हो तो थोड़ी देर रेस्ट करके जब आप पढ़ सकते हो। तो अब हम करते हैं अपना ये स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारा इनलाइन वर्सेस ब्लॉक में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या होती है। ये फुल विड्थ लेता है और न्यू वर्ड न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। अब ये ब्लॉक क्या होता है, फुल विड्थ क्या होती है, हाफ विड्थ क्या होती है, हमें नहीं पता। अब देखो, हाइट तो ये होती है जो ऐसे करके होती है लंबाई, ठीक है, और विड्थ हमारी ये होती है जो ऐसे करके होती है चौड़ाई। तो हमें ये देखना है कि जो हमारी विड्थ है, मतलब मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ लिख के, है ना। तो यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, पेन को ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो ये वाली है, ये तो हमारी विड्थ है जो ऐसे चलती है। ये जो है ये हमारी फुल विड्थ कहलाती है, ठीक है। ये हमारी फुल हाइट कहलाती है। और अगर मैं इसी का हाफ कर दूं तो ये हाफ विड्थ कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी विड्थ कहलाती है। तो विड्थ की यहाँ पे बात होती है। तो ये कह रहा है कि जो भी वर्ड हम लिखते हैं वो हमारी फुल विड्थ लेता है। तो मतलब कि पूरी जितनी भी स्क्रीन है उसकी फुल विड्थ ले लेगा। मतलब ये है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हमारा पैराग्राफ है वो एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। ये कैसे पता चलेगा कि वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। तो जितने भी कोड हमने अभी तक लिखा है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। कमेंट वगैरह जितना भी हमने लिखा है मैंने उसको रिमूव कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, कि एक पैराग्राफ टैग है जिसमें मैंने लिख दिया आंचल, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉक एलिमेंट है और फुल विड्थ ले रहा है। तो उसके लिए हमें इंस्पेक्ट करना पड़ता है। आंचल आपको दिख रहा है, या फिर मैं उसको एक बार थोड़ा सा जूम भी कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए आंचल। तो आंचल दिख गया। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगी इसको इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जो आपको ये वाला साइन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करूंगी। इंस्पेक्ट का साइन है, इससे हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि ये है, ये हमारी फुल विड्थ ले रहा है। कैसे पता चल रहा है, ये एक पैराग्राफ टैग है, यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे लिख रहा है पी, ठीक है। एक बार मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। पर अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगी तो ये नहीं चलेगा, तो इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से रफ, ठीक है ना। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट ही करके देखेंगे। तो ये हमारी फुल विड्थ ले रहा है। जितनी ये ब्लू वाली लाइन है पूरे पे आ रही है, मतलब कि फुल विड्थ ले रहा है। अगर हम किसी हाफ विड्थ वाले की बात करें तो एक मैं आपको बाद में जाके बताऊंगी, स्पेन टैग। इसको या फिर इसको स्पेन में छोड़ो। चलो ये तो हमारा पैराग्राफ टैग हो गया। ऐसे ही मैं एक H1 हेडिंग लिखती हूँ जिसमें मैं लिख रही हूँ नैना, ठीक है। अब मैंने इसमें नैना लिख दिया और इसको जाके मैंने सिलेक्ट किया तो इस पे भी ब्लू लाइन पूरी आ रही है। तो हमें ये देखना है कि हमारा इनलाइन एलिमेंट कौन सा है जो हमारी सिर्फ उतनी ही विड्थ लेगा जितना हमारा एलिमेंट है। मुझे पता है अगर आप न्यू न्यू हो तो आपके सिर के ऊपर को जा रही होंगी ये बातें, बट एक बार और जब मैं अच्छे से समझाऊंगी तो आप समझ जाओगे, ठीक है। इसमें मैं एक यहाँ पे एक डिव देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे दिया एक डिव। डिव आपको शायद नहीं पता क्या होता है बट पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा डिव और डिव के अंदर मैं लिख रही हूँ आंचल, ठीक है। एक डिव के अंदर, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, डिव लिख दिया और डिव के अंदर मैंने लिखा ए, ठीक है। ये भी हमारा ब्लॉक ही होता है क्योंकि जब मैं इस पे भी हवर करूंगी तो ये भी पूरे पे आ रहा है। तो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो हमें देखना है। जो हमारा एंकर टैग होता है जिसमें हम लिंक देते हैं, देखो यहाँ पे मैं दे रही हूँ एंकर टैग। ये सारी चीजें हटा देती हूँ, एक पैराग्राफ रहने देती हूँ और एक दे दूंगी यहाँ पर एंकर टैग। और एंकर टैग में मैं दे रही हूँ यहाँ पर गूगल, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ HREF। जरूरत नहीं है वैसे देने की बट मैं दे रही हूँ, ठीक है। बाकी मैंने लिख दिया यहाँ पर हैश। उसके बाद मैंने इसको देखा और मैंने हवर किया। तो एक बात नोटिस करना, इस पे क्या आ रहा है, इस पे फुल विड्थ आ रही है और जब इस पे हवर कर रही हूँ तो यहाँ पे गूगल हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो एक चीज और यहाँ पर हो सकती है कि अगर मैं दोबारा से एक पैराग्राफ टैग लगाऊं और कुछ लिख रही हूँ तो वो वर्ड आगे नहीं आ रहा, वो वर्ड नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। और यहीं पर अगर मैं लिंक की बात करूं और इसके नीचे या फिर कोई पैराग्राफ लिखूं और मैं यहाँ पर लिखूं आंचल, तो अब क्या होगा, लिंक के बाद अगर मैंने आंचल लिखा वो भी मेरा यहाँ आ रहा है क्योंकि ये फुल विड्थ लेता है, ये आधी विड्थ नहीं लेता। बट इसी के बाद अगर मैं एक और एंकर टैग लगाऊं और इसमें लिखूं HHH करके मैंने कुछ लिख दिया और इसको मैं देखूं तो ये इसके बाद ही आ रहा है मेरा H। तो ये चीज नोटिस करने वाली है कि इसके बाद ही मेरा ये HH आ रहा है, मतलब कि इतनी ही विड्थ ले रहा है, इतनी ही जगह ले रहा है जितनी इसको जरूरत है। और ये पूरी एक लाइन की विड्थ लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक होते हैं और इनलाइन। कुछ एलिमेंट्स हमारे ब्लॉक होते हैं और कुछ लाइन हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं।
ठीक है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम अपने नोट्स पर। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि ये फुल विड्थ लेता है और वो न्यू वर्ड न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल हो रहा है। अगर एक पैराग्राफ लिख दिया तो एक पैराग्राफ एक लाइन में आएगा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स यहीं पर क्या काम कर रहे हैं, ये उतनी ही विड्थ लेता है जितनी इसको जरूरत होती है। ये न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, बिल्कुल ये न्यू लाइन से तो स्टार्ट होता है, बट इस लाइन में होते रहता है, नहीं होता है, सॉरी, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। और आंचल क्रिएशन है ना, एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो ये हमारा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, कौन सा टैग ब्लॉक है और कौन सा इनलाइन है वो आपको बताना है। तो ये मैं यहाँ से कर रही हूँ इरेज, वैसे आपको दिख ही गया है तो अब इरेज करने की क्या ही जरूरत है, वरना आप बैक करके देख लोगे। तो हेडिंग एलिमेंट लिख के देखोगे तो ब्लॉक मिलेगा, पैराग्राफ लिख के देखोगे तो ब्लॉक मिलेगा, एंकर टैग लिखोगे तो इनलाइन मिलेगा, और इमेज टैग लिखोगे तो भी वो इनलाइन मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे डिव एलिमेंट। ठीक है, तो डिव एलिमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा और आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बहुत थोड़ा सा, बट मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं होने दूंगी। अगर आप कहीं से पढ़ के आए हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है कि हमारे डिव क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे जाके आप डिव पे ही काम करने वाले हो, हर जगह आपको डिव ही दिखने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने डिव पढ़ा था तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम आई थी डिव में, तो आपको भी आ सकती है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। ज्यादातर डिव आपको इसमें कम समझ में आएगा, सीएसएस में ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें तो इसका बहुत ज्यादा यूज है, ऊपर लेवल का यूज है उसमें, इसमें इतना यूज नहीं है। ठीक है, तो डिव एलिमेंट हमारे होते हैं कंटेंट डिवीजन एलिमेंट। कंटेंट जो होता है उसका डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवाइड होता है, तो एक तरीके से दो पार्ट है, उनका डिवाइड करना है तो हम डिव की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, डिव एक कंटेनर है जो ग्रुप बनाने के लिए यूज होता है, बिल्कुल ठीक। ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो हम बात करते हैं डिव की। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा देती हूँ और एक डिव बनाती हूँ। ठीक है, डिव को हम कैसे बनाते हैं, डिव हमारा एक टैब होता है, जिसको टैग होता है, जिसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो डिव मान लो ये है, और इसमें अभी मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ। अब बैकग्राउंड कलर क्या होता है, हम सीएसएस नहीं पढ़ रहे, बट थोड़ी थोड़ा मैं टच करना पड़ेगा सीएसएस को ताकि हम चीजें समझ पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, मैंने दे दिया है रेड कलर। तो अभी जब मैं इसको यहाँ पे गो लाइव करूंगी, ठीक है, तो अभी देखते हैं कि डिव अगर हमने दिया और उसमें एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो यहाँ पे अभी बैकग्राउंड कलर नहीं आया। बट इस डिव के अंदर अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, मैंने लिख दिया हेलो, इस डिव के अंदर मैंने हेलो लिख दिया और इसको मैंने किया गो लाइव। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं 2-3 मिनट का। तो यहाँ पे आ गया हेलो और उसके पूरे बैकग्राउंड कलर में रेड कलर आ गया। तो फुल विड्थ लेता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, पूरे इसमें रेड कलर आ गया इसके बैकग्राउंड में जहां पर हमने हेलो लिखा। अब इसी के अंदर मान लो मुझे दो पार्ट करने हैं इसके, एक रेड कलर हो इसी के अंदर और एक ब्लू कलर का डिव हो, तो इसके अंदर हम एक और डिव बना लेंगे, दो डिव बना लेंगे इसके अंदर। एक ये वाला डिव हो गया, एक हमारा ये वाला डिव हो गया। तो इसके अंदर दो डिव हो गए हैं, जिसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट मान लो और ये सेकंड पार्ट मान लो। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट, FRIST, और सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ सेकंड पार्ट। शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको गो लाइव करती हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमारा एक डिव में है, मतलब एक बॉक्स में आ गए हैं। बट यहीं पर अगर मैं इस डिव के अंदर अगर इसी को मैं इसके बाहर कर दूं, अभी मैं इसको बाहर लिखती हूँ उसके, ठीक है, सेकंड पार्ट को, तो ये है ना रेड कलर में नहीं आएगा, तो मतलब कि इस डिव से बाहर हो गया, इस बॉक्स से बाहर हो गया। ठीक है, अब मैं इस डिव को इसी के अंदर कर लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा आपको चेंज दिखाती हूँ। यहाँ पे इसको कट करना होगा, है ना, तो कंट्रोल एक्स से कट कर देते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या है आंसर, शायद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी दिया होगा। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टाइल, यहाँ पे मैं दे रही हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, सॉरी, रेड तो मैंने ऊपर दे रखा है, ब्लू दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू, और यहाँ पे मैं स्टाइल दे रही हूँ जिसमें मैं बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ येलो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है येलो। अब मैं देखती हूँ कि क्या अलग अलग कलर दिखेंगे, बिल्कुल। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा ब्लू कलर का है, सेकंड पार्ट हमारा येलो कलर का है, और ये पूरा हमारा क्या है, रेड कलर का है। अगर मैं ये दोनों कलर हटा दूंगी तो मुझे रेड कलर दिखेगा। तो ये पार्ट्स में भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जब हम अपना साइड बार या फिर कुछ मेन पार्ट करके बनाएंगे ना, जो हमारा पोर्टफोलियो वगैरह बनता है, उसमें आपको डिव का बहुत ज्यादा यूज दिखने वाला है, और आप समझ जाओगे कि डिव क्या चीज है। ये ब्लॉक एलिमेंट है, हमें पता है। एक स्पैन एलिमेंट होता है,
डिव एलिमेंट तो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, स्पैन हमारा इनलाइन होता है। स्पैम एक चीज के लिए यूज होता है स्पैन, जैसे कि किसी वेबसाइट पर चलते हैं, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे डी को मुझे क्या करना है, डी को मुझे ब्लू करना है, बाकी सारे हमारे क्या होने चाहिए, व्हाइट कलर का ही होना चाहिए। तो इसको मैं एक बार लिख के बता देती हूँ, इसी लाइन को लिखेंगे, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो ये मैं डिव हटा रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक H1, इसमें मैंने लिख दिया है डाउनलोड। ठीक है, फिर मैं लिख रही हूँ विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं पहले इसको गो लाइव करके देखूंगी, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये हमारा डाउनलोड है विजुअल स्टूडियो, इसमें ब्लैक कलर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगी, इसको क्या दूंगी कि जो हमारा स्पैन है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्पैन, ये इसको मैं स्पैन में डाल रही हूँ। ठीक है, और सिर्फ इस स्पैन का कलर चेंज करूंगी, मतलब कि जो ये डी है वो मैं इस स्पैन टैग के अंदर डाल रही हूँ, और इस स्पैन में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर स्टाइल, और स्टाइल में मैं लिख रही हूँ कलर, सिर्फ कलर लिखूंगी मैं इसका। कौन सा कलर दूंगी मैं, ब्लू। तो यहाँ पे हमारा जो इसका कलर होगा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, सिर्फ डी का कलर। तो स्पेन टैग क्या करता है, ये इसीलिए यूज होता है कि अगर बहुत सारे वर्ड्स और बीच में से किसी एक वर्ड का कलर चेंज करना हो, एक वर्ड के ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाना हो, तो हम इसका यूज कर सकते हैं कलर का। ठीक है, तो अब स्पेन टैग भी मैंने आपको समझा था क्या होता है, और ये इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट है जब भी तो एक के ऊपर हो रहा है, अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता तो सबके ऊपर कलर चला जाता। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये यूज होता है कि हम एक वर्ड के ऊपर ये सब चीजें कर सके। अब हम आ जाते हैं अपने 12th नोट्स पर। ठीक है, एच आर टैग क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली रूल एलिमेंट होता है। अब करते हैं अच्छे अच्छे से क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टली, पहले मैंने एच आर का मतलब शायद आपको नहीं बताया, अभी बता देती हूँ कि मान लो मुझे एक चाहिए लाइन, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एच आर टैग। इस एच आर टैग से क्या होगा, एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, एक बार मैं इसको देख भी सकती हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक लाइन आ गई है। इसको हम छोटा कर लेते हैं, 100% पे कर देते हैं, क्योंकि इतना ही हमारे पास होता है। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, एच आर टैग हमें समझ में आ गया। अब करते हैं अच्छे अच्छे से क्वेश्चन, जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। आपके जितने भी हमने चीजें करी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पोर्टफोलियो के ऊपर। तो एक पर्सनल पोर्टफोलियो डिजाइन करना है HTML से, उसमें आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, जैसे कि स्किल्स क्या क्या आती हैं, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भर सकते हो, वहां पर इमेज भी होनी चाहिए आपकी, और वो आप कर सकते हो, या आप खुद से कर सकते हो, या फिर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कैसे कैसे आप काम कर सकते हो। सबसे पहले सुंदर सा डिजाइन बनाने के लिए हम लिखते हैं एक H1 हेडिंग। ठीक है, H1 में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पर्सनल पोर्टफोलियो। तो ये मैंने लिख दिया पर्सनल पोर्टफोलियो, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा पर्सनल पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे मुझे देनी है एक अपनी इमेज। ठीक है, तो अपनी इमेज मैं कैसे दे सकती हूँ, इमेज टैग लगाऊंगी। ठीक है, अभी मुझे अपनी इमेज नहीं देनी, मैं कोई इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी इमेज नहीं है मेरी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, एक गर्ल इमेज डाल लेती हूँ, किसी गर्ल की इमेज उठा लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गर्ल इमेज। ठीक है, इमेज की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, अब सही हो गई है। तो ये वाली सुंदर सी इमेज ले लेते हैं कोई, ये वाली ले लेते हैं फर्स्ट वाली। ठीक है, इस पे हम करेंगे यहाँ पे सेव इमेज एज। ठीक है, सेव इमेज एज करके इसको हम डाल रहे होंगे अपने, कौन सा फोल्डर है हमारा, HTML बेसिक्स में डालना है। तो इसका नाम मैं दे रही हूँ गर्ल इमेज। तो गर्ल डॉट पीएनजी मैंने लिख दिया है, और गर्ल डॉट पीएनजी वहां पर गटल हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे एक बार ओपन कर लेते हैं इस फोल्डर को यहीं से, और इसका मैं नाम सही कर लेती हूँ, रीनेम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गर्ल। ठीक है, शायद किसी किसी स्टूडेंट पे तो अभी कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता होगा, अगर वो कोडिंग सीखने की कोशिश कर रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से सीख जाओगे, फाइल वाइल बनाना सब सिखा देती हूँ मैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारी गर्ल इमेज, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ SRC, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गर्ल डॉट पीएनजी, और इसकी हाइट अभी सेट कर लेते हैं 100 पिक्सल, क्योंकि फिर क्या होता है यहाँ पे अगर हम हाइट वगैरह सेट नहीं करते तो फिर बड़ी इमेज आके दिखती है बहुत ज्यादा। तो ये हमारी इमेज होगी, ये पर्सनल पोर्टफोलियो हो गया। इसके बाद चाहते हैं हम एक लाइन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे HR लगा देते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी हमारे पास कि ठीक है ये पर्सनल पोर्टफोलियो। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे H2 में लिख देती हूँ मैं अपना नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंचल मित्तल। ठीक है, आंचल मित्तल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे जाके चेक करूंगी तो मेरा नेम आ गया है। मान लो ये मेरा फोटो है, बट ये मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे तो आप जानते ही होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा पर्सनल पोर्टफोलियो, यहाँ पे हो गया मेरा नाम, यहाँ पे हो गया मेरा फोटो। उसके बाद मैं यहाँ पे स्किल सेक्शन बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ,
एक स्किल्स सेक्शन में बना देती हूँ, H1 H2 में लिख देती हूँ मैं स्किल्स, और यहाँ पे स्किल्स में मैं लिख दूंगी ऐसे करके। और देन यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में दे सकते हैं यूएल, और इस यूएल को हम दे सकते हैं यहाँ पर कट करके पेस्ट, और इसके अंदर यहाँ पे मुझे क्लोजिंग टैग खुद ही लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। अब हम इसके अंदर लिस्ट आइटम्स भी दे सकते हैं। मान लो स्किल्स में मेरे पे आती है HTML, ठीक है, और आप पर आती है CSS भी आ गई आप पर, अभी सीखी भी नहीं है, जब भी आप पर CSS आ गई है, और LI में लिख देते हैं, और हमारे पे आती है जावास्क्रिप्ट। अभी मान लो ये 3 चीजें आती हैं बस, ठीक है। ये मैंने छोटा सा पोर्टफोलियो में लिख दिया है, और ये हमें दिख भी गया कि स्किल्स में आ रहा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ऐसे ही आप काफी सारे सेक्शंस बना सकते हो कि एक्सपीरियंस क्या है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एजुकेशन क्या है, 10th में कितने मार्क्स आए थे, 9th में कितने मार्क्स, 9th की तो कोई पूछता नहीं है वैसे, 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे, ये सब चीजें आप डाल सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हो। और ये काम करोगे आप खुद से। अब मैंने इतना आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप बना सकते हो। अब प्रैक्टिस तो आपको करनी है, ठीक है। मेरी तो प्रैक्टिस हुई है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे कैसे आप यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाओगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कुछ टैग्स और बचे हैं, जैसे कि सब एंड सुपर टैग। सुपर एंड सब टैग क्या होता है? सुपर नहीं होता है सूप, सूप ये पीने वाला सूप नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। जब आपने मैथ्स के फॉर्मूले पढ़े होंगे, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 इजिकल्स टू c की पावर 2, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूलेज होते हैं। तो इनको आप यहाँ पे लिख नहीं सकते। अगर आपको लिखना होगा तो मैं यहाँ पे एक बार, यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं हम, ए और फिर हम ये वाला साइन लगाते हैं, देन 2 लिखते हैं, मतलब ए की पावर 2 माना जाता है इसको। बट हमें तो ऐसे नहीं लिखना, हमें तो पूरा डिजाइन करके लिखना है। तो उसके लिए हम सूप को यूज करते हैं, मतलब कि सुपर स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। तो ये कैसे यूज होता है? मान लो मुझे लिखना है, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मैं हटा दी हूँ, ठीक है, ये तो आप खुद ही करोगे। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H1 में मुझे सारी चीजें लिखनी है, और A लिख देती हूँ पहले, फिर लिख देती हूँ B, फिर लिख देती हूँ C। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A प्लस, ठीक है, B इजिकल्स टू C, ये तो लिख दिया। अब इनके ऊपर मुझे सबके ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो स्क्वायर लगाने के लिए A के बाद मुझे स्क्वायर लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सूप, फिर इसके अंदर लिख दूंगी 2, फिर B के बाद लिख दूंगी मैं सूप, फिर मैं लिख दूंगी यहाँ पर सूप में 2, ठीक है, सूप नहीं पीना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगी सूप, और फिर उसके अंदर लिख दूंगी 2। तो अब जाके चेक करते हैं, तो क्या हो गया, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस इजिकल्स टू c की पावर 2। तो ये सूप से हो जाता है। अब एक होता है हमारा सबस्क्रिप्ट, ये तो सुपर स्क्रिप्ट हो गया। एक सबस्क्रिप्ट होता है, जैसे कि हमारा साइंस में होता है H2O, ये क्या होता है, जल, वाटर। अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी तो साइंस में होता है H2O, और वो जो 2 होता है वो नीचे होता है। तो ऐसे ही जैसे हमने ये करा, ऐसे हम लिख सकते हैं HO, ठीक है। अभी तो सिर्फ HO दिखेगा, अगर इसके नीचे 2 लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी सब, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2। अब मैं इसको जाके देखूंगी तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखना है, और सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखना है। और उसको सुपर स्क्रिप्ट वगैरह पूरा नहीं लिखते, सूप और सब लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल सारा आपको पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक मार्कअप। सिमेंटिक मार्कअप क्या होते हैं? वेब डेवलपमेंट में सिमेंटिक एलिमेंट्स वो HTML टैग्स होते हैं जो अपने नाम से ही अपने कंटेंट का मीनिंग बताते हैं। मतलब मैं हूं, मेरा नाम क्या है, आंचल, तो मेरे नाम से तो कोई, मैं तो सिमेंटिक हूं नहीं, क्योंकि मेरे नाम से कोई मीनिंग नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो ऐसे ही टैग्स होते हैं, जैसे कि H1 है, H1 एक हेडिंग टैग है, पता चल रहा है ये मीनिंगफुल है। पैराग्राफ P हो गया, पैराग्राफ एक मीनिंगफुल है, ठीक है। इमेज, इमेज से पता चल रहा है कि यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं, तो मीनिंगफुल है, ये बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं जो हमें बताते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। डिव है, आपको नहीं पता कि डिव क्या कर रहा है। स्पैन है, स्पैन खुद से नहीं बता पा रहा कि मैं क्या कर रहा है। इनकी एक डेफिनेशन होती है जो हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमेंटिक टैग्स मीनिंगफुल और स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और रीडेबल भी होते हैं। कुछ टैग्स मैं दिखाती हूँ आपको जो सच में ही सिमेंटिक टैग्स है, जैसे कि हेडर। हेडर क्या होता है? अगर आप कोई पेज बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, उसके जो ऊपर का पार्ट है वो हेडर होगा, ठीक है, ये फिक्स है। अगर कोई आप मेन कंटेंट मतलब बीच को कंटेंट बना रहे हैं, वो मेन है, तो आपको पता है ये मेन होगा, तो इससे पता चल रहा है मेन टैग है। फुटर क्या होता है? जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। मैंने कल एक वेबसाइट दिखाई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था,
तो मैंने अमेजोन की वेबसाइट बताई थी जब मैंने बताया था कि कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तब मैंने बताया था। तो एक वेबसाइट है, तो ये इसका हेडर है, ये इसका मेन पार्ट है, और इसका जो फुटर है वो, उसका जो फुटर है वो सबसे नीचे दिख रहा होगा, ये इसका फुटर है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये तो है ही। नैव क्या होता है? नैव हमारा होता है, ये जो ऊपर नैव है ये हमारा नैव है, ये बताता है कि नैव टैग है, ठीक है। ये आप नैव क्रिएट कर रहे हो। आर्टिकल में आप आर्टिकल लिख सकते हो, सेक्शंस बना सकते हो, अलग अलग एजुकेशन का सेक्शन हो गया, और दूसरा सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन हो गया, तो ऐसे आप बना सकते हो। इन सबको देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या काम करेंगे, तो इनको हम बोलते हैं सिमेंटिक टैग, सिमेंटिक मार्कअप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं, इनको हम यूज करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे। और कब यूज करेंगे? जब हम अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं HTML एंटिटीज। HTML एंटिटीज हम MDN पे जाकर पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको एक एंटिटी बता देती हूँ जिससे आपको पता चले कि हाँ एंटिटीज क्या होती है। मैंने H1 के अंदर एक लिखा एंड, और यहाँ पे लिख दिया हर्ट्स, और यहाँ पे लगा दिया अपना सेमी कोलन। अब जब मैं यहाँ पे जाके देखूंगी तो मेरे पास एक सुंदर सा हर्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये एंटिटीज होती है जिनसे हम कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखूंगी एम। एम क्या होता है? मतलब होता है M%, ठीक है। M% का साइन आ जाएगा, तो एक बार जाके देख सकते हैं यहाँ पे M% का साइन आ गया। बहुत सुंदर सुंदर साइन होते हैं। कॉपीराइट का भी होता है, शायद कॉपीराइट में कॉपीराइट ही लिखा जाएगा, मैं एक बार लिख के देख लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉपीराइट, शायद ये नहीं है, ये रहा कॉपीराइट का साइन, ये रहा हमारा, ठीक है। तो हमें कॉपी राइट नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है? कॉपी लिखना है। तो हमारे पास कॉपी का राइट का साइन आ जाएगा। ट्रेडमार्क का भी होता है, ऐसे काफी सारे साइन होते हैं हमारे, इसको बोलते हैं HTML एंटिटीज। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ HTML एंटिटीज, ठीक है। HTML एंटिटीज पर आकर मैं यहाँ पे लिखूंगी MDN पर जाकर हम सर्च करेंगे। MDN एक वेबसाइट है जहाँ पे जाकर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। HTML एंटिटीज में आ गए हैं हम, एंटिटी पर क्लिक कर लेते हैं, यहीं पर है। और कैरेक्टर रेफरेंसेस, ये हमारा लेस देन का हो गया, ये हमारा ग्रेटर देन का हो गया। कैरेक्टर रेफरेंसेस में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये M% का है, ये लेस देन का है, ये ग्रेटर देन का है, ये कोट्स का है। और यहाँ पे ये हमारा REG, इसको हम ट्रेडमार्क साइन बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ट्रेडमार्क तो ये है TM, ठीक है, ये हो गया। और भी काफी सारे होते हैं। और ये हमारा हो गया डिग्री वाला साइन, ठीक है। तो हार्ट वाला तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, बट मैंने आपको बता दिया। तो आप ऐसे काफी साइन लगा सकते हो। आप काफी सारी वेबसाइट्स पर देखते होंगे कि आपको चीजें मिल रही होती है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख लोगे कि ये वाला साइन है, ये आप कैसे लगा सकते हो? आप अपनी उससे भी लगा सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, फॉन्ट ऑसम, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में जाके। वैसे आप ये जो छोटे छोटे साइन आपको दिखते हैं, ये आप इससे लगा सकते हो। फ्लैग का साइन हो गया, तो उसको ढूंढने पड़ते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ऐसी काफी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। एक वेबसाइट है emmet.io। एमेट का मतलब मैंने आपको बताया था, एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म, हर चीज को लिखने की शॉर्ट फॉर्म। तो इसकी एक वेबसाइट है emmet.io। यहाँ पे जाके आप देख लोगे तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिलेगी, जिसके डॉक्यूमेंटेशन पर हम जाएंगे और इसमें हम यहाँ पर जाकर देखेंगे कि यहाँ पे सिंटेक्स है, एलिमेंट टाइप्स है। तो एक बार मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस वेबसाइट पे मैं काफी टाइम बाद आई हूँ। हाँ देखो, डॉक्यूमेंट्स पर आए और यहाँ पे हम सिंटेक्स पर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काफी सारे सिंटेक्स मिलेंगे कि अगर हमें कोई डिव बनाना है, उसके अंदर ऐसे करके बनाना है, तो इसको लिखने का तरीका कि डिव के अंदर UL के अंदर LI बनाना है, तो डिव लेस देन UL लेस देन LI। तो ये हमारे एमेट से शॉर्ट फॉर्म है सारी चीजों को लिखने की, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि UL बनाना है, तो हम लिख सकते हैं एक UL बनाना है, UL लेस देन LI इंटू 5, तो 5 LIs क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जाके आप इसको काफी अच्छे से देख सकते हो। एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि जैसे कि मुझे बनाना है UL, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी UL लेस देन LI इंटू 10। अगर LI क्रिएट करने हैं तो सिंपल, इतनी आसान तरीके से हो जाएगा। तो इनको हम एमेट्स बोलते हैं, जो हमारे शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट होके आ जाती है सारी चीजें। इसके एक्सक्लेमेशन का साइन लगा के हम पूरा बॉयलर प्लेट कोड लिख सकते हैं। ऐसे ही हम अपना ये चीजें लिखकर इसको हम काफी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली, एक वेबसाइट एमेट वाली भी पढ़ ली हमने। अब हमारा थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा और पढ़ लो। जब इतना पढ़ लिया है तो मैं भी उसी एनर्जी के साथ अभी हूँ जिस एनर्जी के साथ मैं शुरू में थी, तो आपको भी इसी एनर्जी के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 5 क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, 5 आप खुद करना, होमवर्क होगा आपका। एक तरीके से असाइनमेंट मान लो, एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन मान लो।
कुछ भी मान लो, बट आपको करना है। एक पेज बनाओ जिसमें एक इमेज हो और उसके नीचे एक लिंक हो इमेज के सोर्स कोड पर ले जाने के लिए। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, ये एक इमेज है, ठीक है, एक इमेज है। इमेज को हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया, एक इमेज डालने से कॉपी इमेज एड्रेस किया। यहाँ पे मैंने लिखा इमेज, इमेज लिख दिया, उसके बाद इसके अंदर लिखा सोर्स, इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल वी से कर दिया उसको पेस्ट। तो यहाँ पे इमेज दिख जाएगी, ये बड़ी सी इमेज आ गई हमारे पास। अब क्या कहा जा रहा है हमसे कि एक लिंक दो जिसपे क्लिक करके हम इमेज पे पहुंच जाए। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग ये, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे इमेज लिख दिया मैंने मान लो, और इसके अंदर HREF में मैं यहाँ पे कर रही हूँ पेस्ट लिंक वही वाला। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इस पे इमेज पे क्लिक कर रही हूँ तो मैं इसी इमेज पे आ जाऊंगी, इसी के सोर्स कोड पर आ जाऊंगी। तो ये मेरा क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा इजी था, तो इसको आप कर सकते थे खुद से अगर ट्राई करना चाहते थे तो, बट आपने सोचा कि आगे वाले क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, यही कर लेंगे। तो एक पैराग्राफ बनाओ जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे लेस देन नहीं, ग्रेटर क्या बोलते हैं उसको, एम्परसेंड, और ग्रेटर देन, लेस देन और कोड। तो ये मैंने अभी बताया कि कैसे लिख सकते हो, इनको मैं हटा रही हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग में मेरे से कहा गया है, एक तो हमें साइन चाहिए एम्परसेंड का, एक हमें चाहिए लेस देन का, तो लेस देन में लेस देन लिख देते हैं हम। फिर एक मुझे चाहिए ग्रेटर देन का, तो GT लिख देते हैं हम। एक हमारे से कहा गया है कोट का, तो कोट के लिए होता है हमारा ये, तो कोट लिख देते हैं हम। ठीक है, अब हम इसको एक बार जाके देखते हैं, यहाँ पर जाकर देखते हैं। ये इसको हमें दोबारा से गो लाइव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको गो लाइव, और यहाँ पे आ गया लेस देन, ग्रेटर देन और डबल कोट। ठीक है, कोट में ई नहीं लगेगा, ई को हटा देते हैं। अब ये कोट बिल्कुल ठीक बन गया। तो अब हमें सारे साइन यहाँ पे दिख पा रहे हैं। तो इनको अगर हम बड़े करके देखना चाहे तो ये हमारा हो गया, इसको मैं एम्परसेंड, ठीक है, ये हमारा हो गया लेस देन, ये हमारा हो गया ग्रेटर देन, और ये हमारा हो गया कोट्स, डबल कोट्स। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं ये साइन जो हमारे से क्वेश्चन का था, ये भी हमने कर दिया है। अब एक ऑर्डर लिस्ट बनाओ जिसमें काउंटिंग में 1 से 5 तक के नेम प्रिंट हो कुछ। तो सिंपल सी बात है, एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है, 1 से 5 तक ही होता है शुरू में प्रिंट, और लाई इंटू 5, ठीक है, और इनके अंदर नेम प्रिंट करने हैं। मैंने लिख दिया आंचल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नैना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यूट्यूब, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थैंक यू, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वाओ। ठीक है, नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, प्रिंट करवाना है 1 से 5 तक की। तो ये प्रिंट हो गए 1 2 3 4 5 में। ABCD में प्रिंट करना है तो टाइप ABCD लिख दो, ए लिख दो, तो आराम से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पूछते हैं कि क्या वीडियो टैग सिमेंटिक टैग है। अब यही नहीं पता कि वीडियो टैग क्या होता है, वीडियो कैसे लगती है। तो वीडियो टैग क्या सिमेंटिक टैग होता है, अब मैं बताऊंगी क्या वीडियो टैग। अब क्वेश्चन है हमारा कि क्या वीडियो टैग सिमेंटिक टैग है। तो ये आपको खुद से ढूंढना है कि हमारा वीडियो टैग सिमेंटिक टैग है या नहीं है। ठीक है, ये आपको खुद से ढूंढना है और वीडियो टैग का यूज करके वीडियो लगानी है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि वीडियो कैसे लगेगी। ठीक है, तो पहली बात तो हमें कोई वीडियो चाहिए छोटी सी। ठीक है, तो मैं एक बार देख लेती हूँ क्या इसमें कोई वीडियो पड़ी है मेरे पास। वीडियो तो काफी सारी है, बट सारी मेरे पास जो भी पड़ी है वही पड़ी है। तो एक काम करते हैं, कोई वीडियो डाउनलोड करके देख लेते हैं ना, छोटी सी वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ वीडियो टेडी डाउनलोड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, एंटर करती हूँ मैं और वीडियोस पर चले जाती हूँ। यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ कट, और मैं यहाँ पे जाऊंगी वीडियोस पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाली वीडियो फोटेज फ्री डाउनलोड पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें काफी सारी टेडी की है ना वीडियो दिख जाएगी। तो जो हम देखते हैं ये वाली, यहाँ से कट कर देते हैं, ये वाली वीडियो है। ठीक है, तो इसको मैं करने वाली हूँ डाउनलोड। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से, ये तो डाउनलोड भी नहीं होगी शायद, यहाँ से हो जाएगी ये डाउनलोड। तो ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ वीडियो टेडी डाउनलोड फ्री। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, और यहाँ से हम देख लेंगे कि कोई भी एक वीडियो हमें चाहिए। तो यहाँ से मैंने कर दिया फोटेज फॉर फ्री डाउनलोड, और यहाँ पे जाके नीचे चले जाते हैं, कोई भी एक वीडियो को हम चॉइस कर लेंगे। ठीक है, ये वाली फ्री लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर चले जाते हैं, और यहाँ पे जाके ये डाउनलोड नहीं हो रही, फिर भी हम यहाँ पे जाके फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे, और स्टार्टिंग डाउनलोड हमारा यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, ये
डाउनलोड हो गई, ठीक है, डाउनलोड होनी शुरू हो गई है, आप देख भी पा रहे होंगे ये हमारी डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद जैसे हम इमेज टैग को लगाते थे वैसे हम अपनी वीडियो को लगा देंगे और वीडियो भी हमारी चल जाएगी। कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें देनी पड़ती है, जैसे कंट्रोल्स होता है जिससे हमारी वीडियो कंट्रोल होगी, लूप्स होते हैं जिससे बार बार चले या फिर इन्फिनिटी टाइम चले, वो चीजें देनी पड़ती है। तो ये हमारी यहाँ पर आ गई है वीडियो, इसको मुझे कर लेना है यहाँ से कट, और इस वीडियो को मुझे देना है अपने HTML बेसिक्स में और यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट, और इसका नाम मैं दे रही हूँ यहाँ पर, क्या नाम दूँ मैं इसका, HTML.move, ठीक है, डॉट मूव मतलब मूवी एक तरीके से। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आके जब मैं इसको देखूंगी तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मूवी आ चुकी है, वीडियो आ चुकी है। तो अब ये वाली चीज हटा के मैं यहाँ पे दे रही हूँ वीडियो टैग, ठीक है, तो वीडियो टैग दे दिया, उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा SRC में लिखा जाएगा HTML.move। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे जाके इसको एक बार कर सकते हैं गो लाइव, ठीक है, तो इसको मैं कर लेती हूँ एक बार गो लाइव। गो लाइव करा मैंने इसको, तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, एक वीडियो आ रही है बहुत बड़ी, इसकी हमें हाइट वगैरह सेट कर, हाइट की बात नहीं है वैसे, थोड़ा सा एक चीज और है, यहाँ पर हम चले जाते हैं, इसको मुझे करना होगा कंट्रोल माइनस माइनस, मुझे करना होगा इसको 100 पे, ठीक है, और वैसे भी काफी बड़ी वीडियो आ रही है ये, तो इसके लिए एक तो हमें यहाँ पर लिखना है कंट्रोल्स, जिससे हम इसको कंट्रोल कर सके वीडियो को, और यहाँ पे इसकी हाइट भी मैं सेट कर लेती हूँ थोड़ी सी, ठीक है, हाइट में दे दूंगी 100 पिक्सल, तो जितनी हमारी वो थी इमेज उतनी हमारी ये आ जाएगी। और ये हमारी एक इमेज है जो यहाँ पे, ये हमारी एक वीडियो है जो हमारी चल पा रही है, छोटा छोटा सा चेंजेस आपको दिख रहा होगा, बारिश होते हुए दिख रही होगी स्टडी में। और अगर बड़ी करनी है तो उसको कर लो 500 पिक्सल, ये इसकी 5 गुना बड़ी हो जाएगी 500 पिक्सल, तो ये इतनी बड़ी इमेज हो गई है। और ये कंट्रोल्स की वजह से चीजें आ रही है, वरना ये चीजें आपको आके नहीं दिखती। तो आई होप आपको इमेज वीडियो टैग भी समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से ढूंढ के लाना है, क्या वो सिमेंटिक टैग है या नहीं है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे कि सिमेंटिक टैग है या नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये खुद से करोगे, इनको पढ़ लेना और खुद से कर लेना, ये आपका काम है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अब आते हैं थोड़ी एडवांस चीजों पर। हमने पढ़ी सारी आसान आसान चीजें, सारे टैग्स वगैरह सारी चीजें पढ़ ली, अब थोड़ी हार्ड चीज पर आते हैं। आपने टेबल्स देखी होंगी, अगर आपने एक्सेल वगैरह सीखा है तो उनपे टेबल्स बनती है, या फिर कोई अगर स्टूडेंट का डाटा है उसमें टेबल बनती है, जैसे कि आपने कभी स्टूडेंट जब आप कॉलेज या स्कूल में जाते होंगे अटेंडेंस रजिस्टर देखा होगा, वो जो रजिस्टर है उसके अंदर बॉक्सेस होते हैं कुछ, वैसे करके अगर हम कुछ बनाना चाहे तो वो हम बना सकते हैं, ठीक है। एक अगर हमें बनानी है एक टेबल, तो उसमें एक रो होती है ऐसे करके होती है जो, और एक कॉलम होता है जो ऐसे करके होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रो को हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल बोलते हैं हम कॉलम को, ठीक है। तो ये क्या करता है, टेबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डाटा, ठीक है। तो मान लो मुझे एक बनाना है आइटम और एक बनाना है प्राइस के लिए, एक टेबल बनानी है, तो टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले हम टेबल के लिए लगाते हैं टेबल टैग, ठीक है। इसके अंदर एक होता है हमारा टेबल रो, TR, मतलब इसका मतलब क्या होता है, टेबल रो। जो ये वाला पार्ट है इसमें हम क्या क्या देना चाहते हैं, इसके अंदर TH एक होता है टेबल हेड। टेबल हेड मतलब कि जो हमें डार्क डार्क कलर में चाहिए, एक तो हमें चाहिए कि आइटम आ जाए, ठीक है, और एक हमें चाहिए कि एक प्राइस आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ TH और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्राइस। तो अब जब मैं इसको जाके देखूंगी तो मुझे कैसा दिखेगा, यहाँ पे आइटम और प्राइस दिख रहा है, बट ये टेबल की फॉर्म में तो दिख नहीं रहा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा बॉर्डर ब्लैक, ठीक है, जिससे मुझे बॉर्डर आता हुआ दिख जाए कि बॉर्डर आ रहा है या नहीं। तो इसमें बॉर्डर आ गया, एक आइटम हो गया, एक प्राइस हो गया, एक के अंदर आइटम आने चाहिए, एक के अंदर प्राइस आनी चाहिए। तो यहाँ पे बना लेंगे हम टेबल रो दोबारा से, जिसके अंदर हम देंगे टेबल डाटा TD, ठीक है। TD में मैं एक बार तो दे रही हूँ यहाँ पर कि एक तो टेबल डाटा में आना चाहिए फ्रूटी, ठीक है, सबसे पहला आइटम हमारे पास फ्रूटी आए, एंड उसके बाद टेबल डाटा में हमारे पास आ जाए, मान लो फ्रूटी है 20 रुपए की, अब थोड़ा महंगा हो गया तो मैंने इसलिए 20 रुपए लिख दिया। उसके बाद मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, यहाँ पे डाल दिया मैंने एक समोसा, वो भी 20 रुपए का ही डाल दिया मैंने, ठीक है, एक समोसा डाल दिया दूसरी रो में। और इसको मैं जाकर देखती हूँ तो एक टेबल बना है जिसमें आइटम आ रहा है, प्राइस आ रहा है, फ्रूटी समोसा 20-20 रुपए का आ रहा है, तो एक टेबल बन गई। ऐसे आप इसमें काफी सारी रो बना के उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये तो एक टेबल बनाने का तरीका था जो आप एक टेबल खुद से भी बना सकते हो। TR का मतलब यूज टू डिस्प्ले टेबल रो, TD का मतलब यूज टू डिस्प्ले टेबल डाटा, TH का मतलब यूज टू डिस्प्ले टेबल हेडर।
ठीक है। टेबल के सिमेंटिक्स होते हैं टी हेड, अब आप टी एच की जगह टी हेड भी लिख सकते हो, टी बॉडी की जगह टी डी भी लिख सकते हो, और टी फुट की जगह फुटर में इसको लिख सकते हो। तो ये तो सिमेंटिक टैग्स के जो होते हैं, जो मैंने आपको बताई। उसके बाद हम आ जाते हैं 19th नोट्स पर, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट। ये क्या होता है? कॉल स्पैन होता है हमारा कॉलम्स, और रो स्पैन होता है हमारा रोज। तो एक तरीके से मान लो मुझे क्या करना है, प्राइस दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो हमारे हो सकता है डॉलर में, और एक हमारे हो सकता है रुपीज में। तो डॉलर और रुपीज में अगर हमें प्राइस के नीचे दो टेबल चाहिए, तो मान लो ये एक टेबल रो है जिसके अंदर हमारा प्राइस है। अब प्राइस में हम चाहते हैं कि इसके नीचे हमारे टू कॉल स्पैन आए, मतलब टू कॉलम्स आए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू। तो क्या चेंज आया होगा टू लिख के? अभी तो कुछ चेंज नहीं आया। बट उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और टी, यहाँ पे टी एच तो मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रो स्पैन, टू रो स्पैन आनी चाहिए, तो रोल नहीं आना चाहिए, रो स्पैन टू। तो रो स्पैन टू से क्या होगा? अभी कुछ चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे देखो टू, यहाँ पे क्या हुआ, टू रो स्पैन ले लिया इसने और कॉलम टू स्पैन ले ली, बट हमें समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक और रो बना लेंगे टी आर, जिसके अंदर मैं यहाँ पे दूंगी टी एच। टी एच में एक तो मैं दे रही हूँ आई एन आर, ठीक है, आई एन आर में लिख सकते हैं, या फिर रुपीज लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, मैंने लिख दिया है रुपीज। और यहाँ पे एक और टी एच बना लेते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एक में लिख दिया रुपीज, और एक में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर डॉलर। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर डॉलर, एक डॉलर में होगा और एक रुपीज में होगा। तो यहाँ पे आके हम देख सकते हैं डॉलर और रुपीज के लिए मिल गया। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक और टेबल डेटा ऐड कर देंगे कि डॉलर में हो गया ये $1, और डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं, हमारे पास तो डॉलर का साइन दिया वो लगा देंगे, या फिर ये, हाँ, $1 का कर दिया, 83 रुपए का कर दिया हमने समोसा, और यहाँ पर 20 रुपए का समोसा तो वैसे कर दिया, और इसके अंदर डॉलर कर दिया हमने, मान लो टू, कुछ भी लिख दिया मैंने, कुछ डॉलर वगैरह पे मत जाना। तो ये ऐसे करके हमारी टेबल बन गई। तो रो स्पैन में यहाँ पे टू रोज आ गई और यहाँ पे टू कॉलम्स आ गए। तो ये हमारी ऐसे बनती है रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। वैसी टेबल आप खुद से बना सकते हो अपनी मर्जी से कि आपको क्या बनाना है। स्टूडेंट टेबल बना लेना है एक, वैसे मैं आपको होमवर्क में दूंगी लास्ट में, आप वो बना लेना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फॉर्म्स इन HTML। फॉर्म्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी है HTML में। तो इस चीज को आपको आसानी से समझना है, इस चीज को आपको देखना है अच्छे से और अच्छे से करना है। तो उसी पावर के साथ आपको बैठे रहना है थोड़ा सा वक्त, और ये लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका। फॉर्म्स के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगी पूरी HTML आज ही इसी लेक्चर में, और सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स इन HTML में होता है, फॉर्म्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द HTML। हम जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं। अब फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स आप किसी भी वेबसाइट पर भरते होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्म्स। ठीक है, मैंने लिख दिया फॉर्म्स। तो गूगल फॉर्म होता है, काफी सारी चीजें होती हैं जहां पर हमें फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पर चली जाती हूँ, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम पर आपको शुरुआत में एक फॉर्म दिखेगा सबसे पहले, थोड़ा वेट करते हैं, ये एक फॉर्म दिख रहा है, तो ये भी तो एक फॉर्म है। ऐसा ही कुछ फॉर्म हम डेकोरेट करना सीखेंगे। ठीक है, फॉर्म जब भी हम लिखते हैं तो उससे पहले हमें लिखना पड़ता है फॉर्म का टैग। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से यहाँ पर जा रही हूँ जहाँ पे हमने टेबल बनाई थी, और इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्म, जो हम लिखते ही हैं। ठीक है, उसके बाद अभी फॉर्म के अंदर हमने कुछ किया नहीं है, बस फॉर्म टैग को लिखना सीखा है। एक्शन एट्रीब्यूट होता है इसमें। एक्शन एट्रीब्यूट का यूज इसलिए किया जाता है कि फॉर्म सबमिट करते टाइम क्या काम करना चाहिए, डेटा कहाँ जाना चाहिए, वो हमारा ये करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एक्शन एक एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्शन, ना कि एक्सेप्ट। ठीक है, एक्शन में मैंने लिख दिया कि ये डाटा जाना चाहिए एक्शन पर, डॉट एक्शन पर। तो अभी तो कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कहीं पर डाटा जा नहीं रहा है, कहीं पर कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए कुछ नहीं हुआ। बट अगर मैं इसके अंदर, अभी आपको शायद बटन बनाना नहीं आता, मैं अभी आपको आगे की चीजें पढ़ा देती और आपके दिमाग से उतर जाती। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी बताया कि ये डेटा कहाँ जाना है उसके लिए है। उसके बाद अब चीजों को करना शुरू करेंगे। फॉर्म एलिमेंट्स, एक इनपुट एलिमेंट होता है हमारे पास। क्या होता है इनपुट एलिमेंट? ऐसे लिखते हैं हम इसको, इनपुट। ठीक है, इनपुट मैंने लिख दिया इसमें। उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगी, एक होता है हमारे पास प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मान लो प्लेस होल्डर में मैं लिख रही हूँ फुल नेम देना है अपना यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है फुल नेम वगैरह आता है, तो एक इनपुट बन गया जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर पा रहे हैं, अपना नेम लिख पा रहे हैं, आंचल वगैरह ये सब। ठीक है, तो ये हमारे फुल नेम के लिए एक इनपुट आ गया, और जो ये फुल नेम लिखा हुआ आ रहा है वो इसकी मदद से आ रहा है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। ठीक है, तो इनपुट हमने सीख लिया कि ये कैसा दिखता है और क्या होता है इनपुट में। उसके बाद एक हमारा होता है लेबल। लेबल क्या काम करता है, अब मान लो मुझे यहाँ पे बनाना है एक लेबल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर लेबल, और लेबल के अंदर लिख दिया मैंने एंटर योर फुल नेम। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एंटर योर फुल नेम। उसके बाद मैं इसको जाके देखूंगी तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एंटर योर फुल नेम, और मैं यहाँ पे अपना फुल नेम भर सकती हूँ। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ ना तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए या तो हम ये काम कर सकते हैं, इस लेबल को कट किया और यहाँ पे ये लेबल पेस्ट कर दिया, मतलब लेबल के अंदर सारी चीजें की हैं। तो अब अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये हमारा सिलेक्ट हो पा रहा है, या इस पे सिलेक्ट कर रही हूँ तो इस पे हो ही रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो पता चल रहा है कि हाँ ये इसके साथ है। ठीक है, तो ये काम या तो ऐसे हो सकता है, या फिर एक चीज और हो सकती है यहाँ पे कि लेबल में हम आईडी सेम देनी है, मतलब इस लेबल को मैं ऊपर ही रखती हूँ। ठीक है, और अभी के लिए मैं इसको कट करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ पेस्ट, और मैं इसको देख लेती हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं सिलेक्ट करूंगी तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। बट एक चीज है कि अगर मैं यहाँ पर फोर में कुछ दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर फुल नेम। ठीक है, ऐसे ही जो मैं यहाँ पे फोर में दूंगी वो मुझे इसकी आईडी में देना पड़ेगा। यहाँ पे आईडी इज इक्वल्स टू करके यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा फुल नेम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों सेम कर दिए चीजें, ठीक है, तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा एक एट्रीब्यूट, इसको हम मान सकते हैं, ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट हमने सीख लिया कि क्या होता है। अब हम आते हैं बटन पर। एक हम बटन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो मैंने लिखा बटन, और बटन का नाम मैंने दे दिया है सबमिट। अब बटन जैसे मैंने सबमिट लिखा तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, और इसके अंदर मान लो अब मैं दे रही हूँ आंचल, और मैं इसको कर रही हूँ सबमिट। तो यहाँ पे हम कहाँ पे आ जाएंगे, स्लैश एक्शन पर, जो हमने यहाँ पे लिखा था एक्शन में। और अगर मैं इसके अंदर कुछ नहीं देती हूँ तो क्या होगा, अगर मैंने एक्शन नहीं दिया और मैं यहाँ पर चली गई और मैं इसको कर देती हूँ बैक, और मैंने यहाँ पे आंचल लिखा और सबमिट किया, तो एकदम से क्या हुआ, सब कुछ रिफ्रेश नहीं हुआ। तो रिफ्रेश कर देती हूँ एक बार। अब मैंने लिखा यहाँ पर आंचल, और यहाँ पे मैंने किया सबमिट, तो एकदम से सब गायब हो गया और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क करके आ गया। इसका मतलब है कि हमें कहीं पे भी अभी चीजें नहीं पहुंचानी है, अभी हमें यहीं पर रहना है। ठीक है, तो ये काम हो गया। उसके बाद टाइप होते हैं काफी सारे बटन के। एक टाइप होता है सबमिट, अगर हमें इसको करना है सबमिट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टाइप सबमिट। अगर मैंने लिखा यहाँ पर टाइप सबमिट तो इसका मतलब है सबमिट कर दो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं गई हूँ और मैंने यहाँ पे आंचल को दिया है और यहाँ पे सबमिट किया है, तो अभी ये सब सबमिट हो गया। अगर मैं यहाँ पे सबमिट की जगह टाइप कर दूं रीसेट, हमें सब रीसेट करना है, तो रीसेट से क्या होगा, यहाँ पे अभी सारी चीजें एक जैसी ही होने वाली हैं आपके लिए। रीसेट से रीसेट हो जाएगा। और एक टाइप होता है बटन की, सिर्फ ये एक बटन है, हमें इसको बटन की तरह दिखाना है, तो अगर हम इसके अंदर कुछ भी देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बटन है, इसके अंदर कुछ भी एक एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। रीसेट में रीसेट कर दिया था, सबमिट में सबमिट हो गया था, बट अब ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि जैसे कि हमें बटन में, अब सबमिट को मैंने हटा दिया और मैं इस सबमिट की जगह यहाँ पर दे रही हूँ वैल्यू, और इसके अंदर दे रही हूँ मैं क्लिक मी। ये कह रहा है बटन मुझे क्लिक करो, क्लिक मी। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी दे दो, बट आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये काम हो गया आपका। अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है हमारा नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, मान लो ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल लिख के बताया है, इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म भी उसमें है, तो सारी चीज हटा के मैं पेस्ट कर रही हूँ। इसमें क्या लिखा, एक हमारा गूगल लिंक है जो हमने एक्शन में दे दिया, और यहाँ पे एक इनपुट बनाया, नेम में लिख दिया क्यू। तो ये नेम जो क्यू है वो हमारे गूगल पे जाके आ जाएगा, और प्लेस होल्डर में सर्च है, टाइप टेक्स्ट है। टाइप टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट लिखना चाहते हैं हम इसके अंदर, और बटन में लिख दिया है सर्च। ठीक है, और अब मैं इसको जाके देखूंगी, मैंने सर्च में लिखा है क्यू, क्यू लिखा, सर्च किया, तो अभी यहाँ पे जाके देखा है हमारा यहाँ पे क्यू लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये हम जो भी सर्च में लिख रहे हैं वो वहां जाके सर्च हो रहा है। मैंने लिख दिया मान लो इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम तो मैंने यहाँ पर लिखा, बट सर्च कहाँ पे जाकर होगा, यहाँ पे जाके होगा हमारे गूगल में। तो यहाँ पे किस वजह से हुआ, ये हमारा सब कुछ किस वजह से हो रहा है, एक नेम की वजह से हो रहा है, जिसमें हम सारी चीजें लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली। अब हमारा क्या बचता है, वैसे तो हमने मेजोरिटी सारी चीजें अपनी कर ही ली हैं, एक चेक बॉक्स बचता है, तो ये भी चीजें मैं आपको करवाई देती हूँ।
चेक बॉक्स क्या होता है? इनपुट टाइप चेक बॉक्स जब हम लिखते हैं, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि चेक बॉक्स कैसा दिखता है। यहाँ पे हम बना रहे हैं फॉर्म, फॉर्म के अंदर मैं बना रही हूँ एक इनपुट, इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ? प्लेस होल्डर में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, प्लेस होल्डर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, इसको हम हटा लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी इनपुट में, क्या लिखूंगी? यहाँ पे लिखूंगी टाइप चेक बॉक्स। जब हम टाइप चेक बॉक्स करेंगे तो एक चेक बॉक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वो चेक बॉक्स कहाँ पर आएगा? हम इसको कर लेंगे यहाँ से गो लाइव, ठीक है। तो गो लाइव कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा चेक बॉक्स दिख रहा है जिसपे टिक अनटिक कर पा रहे हैं, तो एक चेक बॉक्स है। अगर इसके आगे कुछ भी लिखना है तो एक लेबल क्रिएट कर सकते हैं और लेबल के अंदर लिख सकते हैं जैसे कि यस आई एम 18+, ठीक है। मैंने लिख दिया यस आई एम 18+। अब इस पे आपको टिक या अनटिक करना है, तो टिक करेंगे तो यस हो जाएगा और नहीं करेंगे तो नो हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमारा चेक बॉक्स को हो गया। अब रेडियो भी क्रिएट कर सकते हैं हम। रेडियो बटन क्या होता है कि मान लो हमें काफी सारे फ्रूट्स वगैरह देने हैं, ये मैं आपको कॉपी करके दिखा रही हूँ। मैंने इसको किया कॉपी और चेक बॉक्स की जगह नीचे कर दिया इसको पेस्ट। अब यहाँ पे जाके देखा तो एक यहाँ पे एप्पल के लिए हमारे पास रेडियो बटन आ गया। ऐसे ही जैसे हमने एप्पल के लिए दिया, हम मैंगो के लिए, बनाना के लिए, किसी के भी लिए दे सकते हैं और सबके लिए हम रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं। ये सब फॉर्म में यूज होती हैं चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट स्टेज पे हम इसकी, तो इसलिए थोड़ा आप बोर भी हो रहे होंगे, बट आपको करना तो पड़ेगा ही। अब एक सिलेक्ट के लिए होता है, ठीक है। सिलेक्ट के लिए क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ पे इसको हटा रही हूँ, सिलेक्ट के लिए यहाँ पे लिखा जाता है एक सिलेक्ट टैग, ठीक है। सिलेक्ट टैग में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ? ऑप्शंस को क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक ऑप्शन है हमारे पास मेल और एक ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा फीमेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फीमेल, ठीक है। जैसे ही मैंने फीमेल लिखा और इसको किया मैंने गो लाइव, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं मेल या फीमेल में से एक। तो सिलेक्ट वाला पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अपने दूसरे को। दूसरा क्या है हमारा? रेंज। रेंज क्या होता है? इसका भी एक इनपुट होता है एक वॉल्यूम की तरह, ठीक है। तो इसमें हम टाइप अगर रेंज देंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक इनपुट, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, जितना भी चीज हमने लिखी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इनपुट। इनपुट में मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर? इनपुट में मैं लिख रही हूँ टाइप, क्या लिख रही हूँ मैं? रेंज। तो रेंज जब मैं टाइप करूंगी तो एक तरीके से जो वॉल्यूम वाला होता है ना, वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको क्या करती हूँ, गो लाइव कर देती हूँ, ठीक है, तब समझ में आएगा, क्योंकि पहली चीजें आ जाती है। तो ये हमारा रेंज का हो गया। इसमें हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये भी दे सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 0 और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 100, ठीक है। तो ये हम दे सकते हैं, मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम 100 हमारे पास है। तो ये चीज हमने देख ली। एक बार हम गो लाइव करके भी देख सकते हैं, क्या ये ऐसे ही दिखेगा? बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये रेंज होता है हमारा। अब रेंज के बाद हमारा आ जाता है ये लेबल वगैरह दे रखा है, तो ये आप खुद से दे सकते हो क्योंकि अब आपने सारी चीजें सीख ली हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? रेंज के बाद मैं आ जाती हूँ अपने ये वाले क्वेश्चन पर। पहले तो मैं आपको टेक्स्ट एरिया का समझाऊंगी, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ जाता है हमारा टेक्स्ट एरिया, तो इसमें मैं लिखूंगी यहाँ पर टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में क्या लिखूंगी कि टेक्स्ट एरिया किस लिए यूज होता है। टेक्स्ट एरिया एक इनपुट की तरह ही होता है। अगर मैं इसमें देती हूँ प्लेस होल्डर और इसमें मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मैसेज, अगर आप कोई फीडबैक फॉर्म बना रही हो, ये सारी चीजें बना रहे हो, तो इसमें हम दे देंगे एक मैसेज। तो मैंने मैसेज दिया, प्लेस होल्डर में मैसेज लिखा हुआ, अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करके मैसेज भेज सकते हैं किसी को। और अगर हमें ये बॉक्स बड़ा करना हो तो हम इसमें रो और कॉलम के उसमें दे सकते हैं। तो मैंने लिखा रोज, रोज मतलब मैंने दे दी 10 रोज, तो ये क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा बॉक्स, ठीक है। और अगर हमें इसको चौड़ा करना हो, हमें इसकी विड्थ बढ़ानी हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉल्स। कॉल्स में मान लो मैंने लिख दिया 100 कॉलम्स होनी चाहिए, तो 100 तो काफी बड़ा हो जाता है, तो ये काफी बड़ा बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारी टेक्स्ट एरिया में। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी कुछ चीजें, तो वो आपको करनी है। अब एक है हमारा क्वेश्चन 1 जो मैं करा रही हूँ, बाकी आप खुद करोगे। ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ये फॉर्म है एक जो मुझे बनवाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये चीज मैं हटा रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक H1 हेडिंग, ठीक है। H1 हेडिंग में एक बार मैं फॉर्म टैग लगा लेती हूँ और इस फॉर्म टैग के अंदर मैं लगा रही हूँ H1 हेडिंग, जिसमें मैं लिख रही हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ कि मुझे 2 इनपुट चाहिए, ठीक है। 2 इनपुट कैसे चाहिए? मैं यहाँ पे लिखूंगी इनपुट
और इस इनपुट में मैं लिखूंगी टाइप तो होने वाला है टेक्स्ट, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता है तो इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी प्लेस होल्डर में, सबसे पहले मैं दूंगी फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद मैं एक और इनपुट यहाँ पे बना रही हूँ, कॉपी किया, देन इसको यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया और मैं यहाँ पे दे रही हूँ लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके मैंने दो इनपुट बना लिए जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। उसके बाद हमें एक बनाना है सिलेक्ट के लिए, तो यहाँ पे मैं पहले तो बी आर लगा देती हूँ, टू बी आर, जिससे अगली लाइन में आ जाइए। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑप्शन इनटू टू, तो टू ऑप्शंस मुझे क्रिएट करने हैं। और वैल्यू मैं दे सकती हूँ यहाँ पर, मान लो फर्स्ट वैल्यू मुझे देनी है यहाँ पर सिलेक्ट में मेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगी मेल, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कैप्सी लॉक ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर लेते हैं। मेल में माले नहीं मेल, देन नेक्स्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर फीमेल, और यहाँ पे भी हम वैल्यू में लिख देंगे फीमेल। तो वैल्यू दो ना दो, अगर आपको सिंपल देखना है तो आप ये लिख सकते हो, मेल और फीमेल में हम सिलेक्ट कर सकते हैं अब, ठीक है। उसके बाद हम बी आर टैग देंगे, और उसके बाद हमें एक लाइन कही गई है, हम वो लिखेंगे पहले तो अपने लेबल में, ठीक है। तो ओके, हम लेबल में यहाँ पे लेबल को क्रिएट कर लेते हैं, और लेबल को क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं लेबल में देने वाली हूँ कौन से वाली लाइन, जो हमारे यहाँ पे ये वाली लाइन दी गई है कि डू यू एग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विसेज, तो इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मुझे बनाना है एक इनपुट, तो नेक्स्ट लाइन में मुझे यहाँ पे बनाना है एक इनपुट, और इनपुट में मुझे यहाँ पर देना है, क्या देना है मुझे, टाइप में देना है चेक बॉक्स, टाइप में होना चाहिए चेक बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे एक बी आर टैग हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनपुट के बाद ही हम यहाँ पे देना चाहते हैं एक लेबल, जिसके अंदर मैं देना चाहती हूँ यस आई एम एग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यस आई एम एग्री, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जब मैं इसको देखूंगी और इस पर टिक अनटिक कर सकती हूँ। उसके बाद लास्ट में एक बटन बनाना है मुझे, तो बी आर टैग लगा देती हूँ मैं, दो बी आर टैग लगा देती हूँ, और यहाँ पे मैं दूंगी बटन, और बटन के बाद बटन लिख दिया जैसे कि, तो बटन में मैं क्या दूंगी यहाँ पर रजिस्टर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया रजिस्टर। तो अब हम फॉर्म को फिल करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया आंचल मेरा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम मेरा मित्तल है, और मैं हूँ फीमेल, और यस आई एम एग्री, देन रजिस्टर। तो रजिस्टर हो गया, मान लो जाके रजिस्टर हो गया और यहाँ से खाली हो गया, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि आपको कौन से क्वेश्चंस खुद से करने हैं। तो ये आपका है लास्ट, कि ये वाली जो टेबल है, एक तो ये आपको खुद से बनानी है होमवर्क में, और एक फीडबैक आपका ये बनाना है, जो फीडबैक के लिए फॉर्म है वो बनाना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको खुद से करना है, और आपके लिए अच्छा रहेगा इसमें टाइप ईमेल देना, तो आपको @ वगैरह के लिए बताएगा, और मुझे बताना आपको क्या क्या चीजें समझ में नहीं आई। जो चीज समझ में नहीं आई मैं उसको डिटेल में समझाऊंगी, मेरे पास इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने डाउट सॉल्विंग ग्रुप वगैरह कुछ नहीं बनाया है। तो आपको इंस्टाग्राम पर आना होगा और मेरे से पूछना होगा, ठीक है। तो जब भी मैं आपको बता पाऊंगी। और ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है अब HTML, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर करके बताना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और हाँ, एक बात और, कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल शुरू से लेके एडवांस तक की HTML, जितनी आपको सीखनी थी और जितनी आप पर आनी चाहिए और जितनी जरूरी है, सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी, एंड टू एंड फॉर्म बनाना भी सिखा दिया। अब हम कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने CSS को स्टार्ट। CSS आपकी एक वीडियो में नहीं कंप्लीट होगी, कम से कम 2 या 3 वीडियो लग रही होगी, तो इसलिए ये मत सोचना कि CSS भी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।